बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तुम मुझ में हो और इसकी राइटर है सुमेरा हमीद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वाशिंगटन बाहर को खुश आमदीद कह चुका था और शहद की इन मक्खियों को भी, जो पुरजोश दिन में म्यूज़िक कंसर्ट जैसी पुरहजूम जगह पर पॉकेट मार रही थी, यानी जेब काट रही थी। इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में नॉर्मल कम और दीवाने ज़्यादा थे, ऐसे ही कुछ मिस्टर बीन और मिस पेनी भी। ये मेरा है मिस, इसलिए मुझे वापस कर दें। वो इसके पीछे आया था और इसके शाने पे हाथ रख कर उसे रोका और फिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो यानी जुहान। क्या? उसने बबल को मुंह में इधर उधर मुंतकिल करते हुए कहा। वो यानी अरसला, जो मेरी जेब में हाथ डालकर तुम निकाल लाई हो, उसने कमाल इत्मीनान से कहा। गर्दन मोड़कर स्टेज पर खड़े सिंगर को घूरकर ऐसे दिखा जैसे उसके घूरने से वो अपनी हलक का वॉल्यूम कुछ कम कर लेगा। उसका तो सगा बाप भी उसे चुप नहीं करवा सकता था। वो तो फिर सुतेला यानी टिकट लेकर आने वाला फ़ैन था। तुम्हारी जेब? मेरा क्या ताल्लुक है तुम्हारी जेब से? बबल का गुब्बारा बनाया और फोड़ दिया। चिल्ला कर कहा, जेब से, जेब में रखे वॉलेट से, वॉलेट में रखे पैसों से। वो हलक फाड़ कर कह रहा था। हाँ, यानी तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने बबल को थूक की तरह थूक दिया। ओह गुस्सा। यानी कि अगर मुझे मेरा वॉलेट वापस नहीं मिला तो तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम दफ़ा होना पसंद करोगे या मैं चंद लोगों को तुम्हारी मुतवज्जा करने की जहमत करूं ताकि वो तुम्हें दफ़ा होने का तरीका समझाए? तुम सीधी तरह से मेरा वॉलेट वापस करोगी या मैं चंद लोगों यानी पुलिस को बुलाऊं और वो तुम्हें उल्टा करके मेरा वॉलेट हासिल करे? यानी मेरा पैसा, यानी सिर्फ मेरे डॉलर्स। करके देख लो। उसने जीन्स की पॉकेट में एक हाथ जन किया, खुद को पुरसुकून जाहिर किया। वो कांप रही थी। तुम पैनी हो ना? तुम लोगों ने झूठा छोटा भरा कोई कंसर्ट छोड़ा भी है, हर जगह पहुंच जाती हो डंग मारने। पैनी, ये क्या होता है? वो तमस्खर से हंसी। होता नहीं, होती। एक एक पैनी कुतर लेने वाली, काट लेने वाली, छिपकली जैसी। आई एम सॉरी। क्या तुम किसी चूहे की तारीफ बयान कर रही हो? यानी अपनी छिपकली पर अपनी तारीफ का कोई असर नहीं हुआ था? तुमने गौर नहीं किया? मैं चूहिया की तरफ मुतवज्जा हूँ। उसकी जैकेट के कॉलर को खास से अपनी तरफ खींचा और झटका दिया। ये क्या बदतमीजी है? वो चिल्लाई। हम जैसे शरीफों ने तुम जैसे बेशरीफों यानी उचक को यानी ठग्गो जेब कुतरों को एक शरीफाना सा नाम दिया है और वो नाम है मिस पेनी। खुद को तुम मिस्टर यूरो कहते हो या मिस्टर डॉलर? वो कॉलर को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मिस्टर शरीफ इंसान, मुस्कुराकर कहा। तो मिस्टर कमीने इंसान, तुम ये कैसे साबित करोगे कि मैं पेनी ही हूँ? जोर लगाकर वो अपना कॉलर आज़ाद करवाने में कामयाब हो चुकी थी। सांस थोड़ा फूल गया था। 2 कदम पीछे हटकर भी खड़ा होना पड़ा था। सिंगर अपना गाना गाकर जा चुका था। अब अरसला का रोना शुरू होने वाला था ना। तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारकर तुम ज़मीन बोस हो जाओगी और मैं अपना वॉलेट हासिल कर लूँगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी पहुँच है कि तुम ये हरकत कर सको? वो तो मसहर से हंसा और इसी हंसी के दौरान बिजली की सूरत से हाथ को हवा में लहराया और नाक पर पड़ा। क्या भला? 5 बंद उंगलियों का इत्तेहाद यानी मुक्का। दर्द की तेज़ लहर उसके नाक से आंखों और सर की तरफ रवाना हुई। आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। वो नाक पर हाथ रखकर दोहरी होती हुई ज़मीन बोस हो चुकी थी। नाक की तकलीफ़ दांत की तकलीफ़ की तरह बर्दाश्त से बाहर, इख्तियार से बाहर। वो अपना वॉलेट हासिल कर चुका था। ये ठीक था कि वो अच्छा इंसान था, लेकिन बुरों के लिए बहुत बुरा था। ये क्या बात हुई कि उसने उसके चंद डॉलर्स भी उड़ा लिए थे? इतने परिंदे उड़ रहे थे, इनमें से किसी को पकड़ कर उड़ा लेती। मक्खियाँ भी तो थी, और नहीं तो गप्पे ही चुटकियों में उड़ा लेती। इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट की टिकट वैसे ही इतनी महंगी थी, फिर कुछ खाना पीना भी था। अब बंदा ऐसी जगह पर आए थे, म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ चोरनियों से अपनी जेब भी कटवाए। बताओ भला। वो चोरनी नाक की हड्डी टटोल रही थी कि कुछ बच गई है या पूरी ही पिचक गई है। तकलीफ से दोहराई हुई हो रही थी। बूढ़ी आते बचपन से लगती हैं, लेकिन उसे यही को 1.5 साल पहले लगी थी। सगी माँ छोड़ गई, सगा बाप फोत हो गया, चचा ने उसे अपने साथ रखा और महरूमियों का आगाज़ हो गया। एक ज़रूरी खाना खाली हो जाए तो कई गैर ज़रूरी खाने बनने लगते हैं। मोहब्बत का खाना खाली रहा तो उसने जेब का खाना भरना शुरू कर दिया। ये ऐसी अजियत थी जो उसने खुद को देनी शुरू कर दी। ये गलत रास्ता नहीं था, ये खुद को सजा देने का रास्ता था। उसने कॉलेज में हाथ साफ करना शुरू कर दिया। चंद तेज़ तरार लड़कियों ने उसे पॉकेट मारना यानी पैनी बनना सिखा दिया था। उसे मुश्किल तो हुई थी, लेकिन वो पैनी बन गई थी। इंसान कोशिश करे तो कुछ भी बन सकता है, चोर भी। वॉलेट मारने में एक सुख था, या तो बहुत कुछ आता था या बहुत दुख यानी कुछ भी नहीं। इसलिए वो शक्ल देखकर वॉलेट मारा करती थी, ये नहीं कि हर कंगले की जेब में हाथ डाल दिया। ऐसा गया गुजरा
ہاتھ نہیں تھا اس کا، کیا سمجھے؟ وہ سب سمجھتا تھا کہ لڑکیوں میں پینی کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے۔ شاپنگ مالز میں ایسے ایسے برانڈز آگے ہیں کہ حلال کمائی پر لڑکیوں کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اب صرف آکسیجن کی بات ہو تو انسان گزارا کر لیتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، لیکن میک اپ، کپڑے، جوتے، بیگ، بیوٹی ٹریٹمنٹ، میوزک کنسرٹ، سینما، نیٹ فلکس وغیرہ ہوں تو پھر آسانی سے مرا بھی کہاں جاتا ہے۔ جب تک آن لائن شاپنگ نہ ہو، آف لائن سکون بھی نہیں ملتا۔ شانے سے شینال کا بیگ نہ جھول رہا ہو تو دل تک ٹھیک سے نہیں دھڑکتا، میں ٹاواں ٹاواں ڈرامے کرتا رہتا ہے، کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی۔ وہ ڈنر کے بعد کافی پیتے ہوئے اپنے دوستوں کو مس پینی کا قصہ سنا رہا تھا۔ وہ اس موقع کو یاد کر رہا تھا جس نے اس کا ناک پچکا کر رکھ دیا، منہ بگاڑ کر اور دل توڑ کر۔ اس بیچاری کا مان، غرور سب چکناچور ہو چکا تھا کہ اسے بھی کوئی رنگے ہاتھوں پکڑ سکتا ہے۔ تم نے پکڑا اور اسے رگڑ بھی ڈالا، بیچاری۔ شکل سے بہت معصوم لگ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کام بھی کر سکتی ہے۔ زوہان ہنس رہا تھا، پتہ نہیں ایسی لڑکیوں کے ماں باپ کہاں سو رہے ہوتے ہیں۔ سو نہیں رہے ہوتے، انہیں یہ افیون دے دیتی ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں، اور ان کے بھائی وہی کچھ عقل سے کام لیا کریں۔ بھائی یعنی چچا زاد بھائی، کم عقل بیچارہ بھائی جب گھر آیا تو اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھنا نہیں بھولا۔ اسے اپنی تایا زاد بہن سے ہمدردی تھی۔ وہ 7 سال کی تھی جب تایا ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تب سے وہ ان کے ساتھ تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں بند رہتی، غصہ کرتی تھی تو بہت کرتی، اور جب چپ ہوتی تو مہینوں اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر آیا، اس کے بیچارے غریب غربا سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا گئی، جلدی سے والٹ کو چھپا دیا، یعنی چوری کو۔ کچھ نہیں، منہ بنا کر کہا، یہ والا مکہ کھانے کے بعد اڑایا تھا۔ تمہارا بھائی ہوں میں ارسلہ، مجھ سے تو کچھ نہ چھپایا کرو، یہ دیکھو ذرا۔ تو کیا صاف صاف بتا دیا کروں کہ میں کیا کرتی پھرتی ہوں؟ اس نے دل میں سوچا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی کام وغیرہ ہو تو۔ پیسے چاہیے مجھے، ہیں تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تمہیں بھی تو پاپا سے پاکٹ منی ملتی ہے۔ آج کل پاکٹس ہی تو زیادہ نہیں مل رہی ہے۔ ختم ہو گئی پاکٹس، مطلب پاکٹ منی؟ تھوڑے سے دے دو۔ کمر آ بھر کے رہ گیا، یہ تھوڑے سے پیسے ارسلہ کو ہمیشہ ہی چاہیے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کتنا پیسہ چاہیے تھا، کیا کرے گی یہ اتنے پیسے کا؟ کیا اسے 10-12 پانڈاس خرید کر پالنے تھے، یا پھر کینگرو، یا پھر وہ کوئی جہاز وغیرہ خریدنا چاہتی تھی؟ اس کا حال پوچھنا ایسا تھا جیسے، کیسی ہو تم ارسلہ؟ $10 کیا ہو رہا ہے؟ $20 کچھ چاہیے تو نہیں؟ $100؟ مانا کہ میرا باپ تمہارا باپ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارا چچا اور تمہارے پاپا کا بھائی ہے۔ میری ماں ایک کنگلی عورت اور تمہاری چچی ایک کنجوس عورت ہے۔ اس نے بتانا چاہا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ تم جاب بھی تو کرتے ہو۔ وہ یہ بتا رہی تھی کہ جاب کرنے سے پیسہ وغیرہ ملا کرتا ہے نا۔ اسے جاب نہیں، کام کہتے ہیں، گدوں والا کام۔ تو جن گدوں کا کام کرتے ہو وہ تمہیں یعنی گدے کو کچھ نہیں دیتے؟ جو وہ دیتے ہیں وہ مجھے یونیورسٹی میں مرنے سے محفوظ رکھتا ہے، سیمسٹر کی فیس دینی ہوتی ہے۔ تو پھر پوچھا کیوں کہ کچھ چاہیے تو نہیں؟ میرا مطلب تھا اسٹڈی میں کوئی مدد یا کچھ اور۔ تو ایسے کہو کہ نہیں دینے پیسے، ویسے بھی میں تمہاری لگتی کیا ہوں؟ تم میری لگتی ہی کیا ہو؟ پتہ نہیں ساری دنیا کی لڑکیاں یہ بات کہاں سے سیکھ لیتی ہیں، میں تمہاری لگتی ہی کیا ہوں؟ بھائی ہماری خوش قسمتی کے ساتھ بدبختی بن کر لگی تو ہوئی ہو، اور کیا لوگ ہوگی۔ یہ بلیک میلنگ نہیں، خرافات میلنگ ہے۔ ناراضگی میں بھی خونی رشتوں کو ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ قمر کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن مشکل سے یہ چند لفظ کہے، ورنہ اس کا بگڑا ہوا منہ دیکھنا پڑتا۔ تو کرو پھر، ہاں، 2 پیسے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اب تو ایک بچہ اپنا نام بعد میں سیکھتا ہے، پہلے لفظ پیسہ سیکھتا ہے۔ پیسے کی گنتی، پیسے کی پہچان، پیسے کی ضرورت۔ اس نے گہرا سانس لے کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے تھے نکال کر اسے دیے۔ اور یہ تمہارے ناک پر کیا ہوا؟ گر گئی تھی کیا؟ دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گر گئی تھی۔ اس نے دان پی سے رخ بدلا۔ دکھاؤ ادھر۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آیا، غور سے دیکھنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوا، بس گر گئی تھی۔ اور پھر سے اپنا رخ بدلنے لگی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ پاگل مت بناؤ مجھے، گرتی تو کہیں اور بھی چوٹ آتی۔ اپنی ناک کا حال دیکھو، کسی نے مارا ہے؟ پھر لڑی ہو کسی کے ساتھ؟ پہلے کب لڑی تھی؟ وہ چلا اٹھی۔ ایک تو رشتہ داروں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، کام کی باتیں بھول جاتے ہیں، خراب باتیں یاد رکھتے ہیں۔ جب تم اسکول میں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے یہ، بھول بھی جاؤ اسے خدا کے لیے، اور جاؤ میری جان چھوڑو۔ تھوڑے سے پیسے کیا دے دیے، اب 1000 سوال بھی کرو گے؟ پڑھنا ہے مجھے۔ پڑھنا ہے؟ ہاں، اسے واقعی میں پڑھنا تھا۔ ایک پڑھائی ہی تھی جسے وہ سیریس لیتی تھی، ایک یہی وہ خواب تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی، ورنہ اس نے اپنا کبارہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ کیا سوچا تھا اور کیا بن گئی تھی؟ پینی کرنے کے لیے اتنے کام تھے، اور اس نے انتخاب پاکٹ مارنے کا کیا تھا۔ بیڈ چوائس۔ شروع میں اسے عجیب لگا، ڈر بھی، لیکن پھر وہ اس فیلڈ میں سیٹ ہو گئی، ایسے جیسے دنیا سے بدلہ لے رہی ہو، اپنی ماں کو بتا رہی ہو کہ اگر وہ کمپیوٹنگ میں بہت آگے جا سکتی ہیں تو وہ شرمندگی میں آگے جا سکتی ہے، یعنی انہیں شرمندہ کرنے میں۔
جن لڑکیوں نے اسے یہ کام سکھایا تھا وہ ضرورت کم اور شوق سے زیادہ کرتی تھی۔ ویسے بھی ان کی جنریشن کا ایک مسئلہ تھا، تھرل۔ گو سارا تھرل اسے گھر میں ہی مل گیا تھا۔ جب چھوٹی سی غلطی پر چچا کی تیز نظریں سہنی پڑتی تھیں۔ چچی اس کی خالہ بھی تھی، لیکن وہ انہیں خالہ نہیں مانتی تھی، کیونکہ خالہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، اور جب ماں ہی ماں نہیں بنی تو ماں جیسی کا کیا کرنا تھا، اس لیے وہ صرف چچی تھیں۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ انہیں خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ماں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی، ابا انہیں گھر میں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے دونوں الگ ہو گئے۔ دونوں بہنوں کی دونوں بھائیوں سے شادی ہوئی تھی، تو ایک چھوڑ کر گئی تو دوسری کا گھر بھی ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ چچا نے ابا کی دوسری شادی کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ 7 سال کی تھی جب چچا اسے اسکول سے پک کرنے آئے اور اسے سینے سے لگا کر رو دیے، میرا بھائی، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا ارسلہ۔ جوان بھائی کی موت نے جوان چچا کو وقت سے پہلے برا کر دیا۔ اس کی سزا چچی کو بھی بھگتنی پڑی اور ارسلہ کو بھی۔ بھائی کی آخری نشانی سمجھ کر وہ اسے سینے سے لگاتے تو چھوڑ جانے والی کا خون ہونے کی برداشت میں جھٹک بھی دیتے۔ چچا خزاں اور بہار دونوں تھے، کبھی غصے اور نفرت کے جھکر چلتے اور کبھی محبت کی ہوائیں برستی۔ بھائی کی محبت اور بھائی کو چھوڑ جانے والی کی نفرت ارسلہ نے دونوں بھگتی۔ ابا کی ڈیتھ کے بعد ماں نے اسے اپنے پاس رکھنا چاہا، لیکن چچا نے اسے جانے نہیں دیا۔ انہیں بس یہ ضد تھی کہ وہ عورت اسے حاصل نہ کر پائے۔ وہ 18 سال کی ہوئی تو اس نے خود اس عورت کے پاس جانے سے انکار کر دیا جو اس کی ماں رہی تھی۔ پیدا کر دینا کافی نہیں ہوتا، ممتا بھی کسی چڑیا کا نام ہوتا ہے۔ اس نے ان کے پیسے بھی واپس کر دیے جو وہ اسے بھیج رہی تھی، تاکہ وہ مزید چچا پر بوجھ نہ بنے۔ وہ بھوکی مر جاتی، اس عورت کے پیسے نہ لیتی۔ کیریئر کیا ہوتا ہے یہ کیریئر؟ جو انسان اپنی جنت اپنی اولاد کو پروان نہ چڑھا سکے، اس کے لیے قربانی نہ دے سکے، وہ دنیا میں اور کوئی کمال کیا دکھائے گا؟ اسے یہ منظور تھا کہ وہ پینی بن جائے، لیکن یہ نہیں کہ بیٹی بن جائے۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گھٹ گھٹ کر رونے کے لیے تیار تھی، لیکن ماں کے گلے سے لگ کر رونے کے لیے نہیں۔ وہ ماں جس کا اپنا ایک شوہر تھا، ایک بیٹی تھی، اس سے صرف 5 سال چھوٹی بیٹی، جس کے وہ ناز اٹھاتی ہوں گی، گال چومتی ہوں گی۔ وہ بیٹی جب ناشتہ کیے بغیر گھر سے جاتی ہوگی تو یہ سینڈوچ لے کر اس کے پیچھے بھاگتی ہوں گی۔ اچھا ہے، اس کے پیچھے ہی بھاگے، اس سے ہی پیار کرے۔ بھلا اسے دنیا میں کسی کی ضرورت ہی کہاں تھی؟ ہوتی بھی تھی تو وہ پاکٹ مار لیتی تھی۔ ماں کا کیریئر بن گیا اور گھر بھی خالی تو وہ رہی نا، نہ گھر نہ خاندان۔ باپ موت کے ساتھ چلا گیا، ماں خواہش اور خواب کے ساتھ۔ پیسہ تو آ ہی جاتا ہے، چیزیں بھی مل جاتی ہیں، وہ لمحے اور جذبے نہیں ملتے پھر۔ اس کی جینس کی کتنی ہی پاکٹس میں کتنے ہی والٹ رکھے تھے، کتنے ہی چھوٹے سے پاؤچ تھے جن میں مڑتے توڑے نوٹ سسک رہے تھے۔ اسے ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسی ایک پاؤچ کو اٹھا کر شاپنگ کے لیے چلی جاتی، اور وہ شاپنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی چیزوں سے ٹرالی بھری اور کاؤنٹر کی طرف آئی تو ایک دم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اوپر تک بھری ٹرالی کو دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی۔ محبت نہ ملے تو پھر سارا جہان مل جائے، پھر ہیرے موتی سب مل جائے۔ اس نے غصے سے ٹرالی وہیں چھوڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسٹور سے باہر آ گئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن اس کا دل سرگ رہا تھا۔ انجوائے کرو۔ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے اس نے ایک ہوم لیس بوڑھے کی طرف پاؤچ اچھال دیا۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا اور کافی کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ بہت اچھی لڑکی ہو تم، وہ خوشی سے چلایا۔ پینی ہوں میں، کسی کی پاکٹ ماری ہے، سوچا تمہیں دے دوں۔ اس نے پیچھے پلٹے بغیر کہا، کبھی کبھی تم جیسے چور ایمانداروں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی تو وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیا کہا؟ وہ واپس پلٹ کر اس کے پاس آئی، گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گئی۔ چوری کے پیسوں سے خریدے سیاہ بوٹ چمک رہے تھے۔ پرندے کے پر کاٹ بھی تو بھی وہ کیڑے کی طرح نہیں رینگ سکتا۔ تم اس وقت برے راستے پر ہو سکتی ہو، لیکن تمہیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور کیا ہے میرا اصل؟ کم سے کم یہ چوری تو نہیں۔ تم پیسے چرا کر دنیا سے بدلہ نہیں لے سکتی۔ مجھے دنیا پر کوئی غصہ نہیں، یہ اچھی دنیا ہے۔ اچھی دنیا میں سب لوگ اچھے نہیں ہیں نا؟ وہ چپ ہو گئی۔ ساری دنیا حقیقت کیسے جان لیتی ہے؟ اس بورے نے کیسے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھی؟ کل رات ہی تو چچا پھر سے ماں کو گالیاں نکال رہے تھے۔ وہ رات کو دیر سے گھر آئی، اس کا فون بھی بند تھا۔ چچی نے چچا کو چپ کروانے کی کوشش کی تو 4 گالیاں انہیں بھی مل گئی۔ اس نے برگر لے کر کھانا چاہا اور پھر وہ بھی رہنے دیا۔ بیزاری سے سڑک کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ وہ اداس نہیں تھی، وہ اداس ہونا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ اب انسان کتنا اداس رہے، دوسرا اس لیے کہ اداسی کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے ایک نارمل لائف نہیں گزاری تھی۔ چچا اور چچی نے اچھی طرح پرورش کی، لیکن کوئی کتنا بھی سگا ہو یا اپنا ہو، وہ ماں اور باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وہ بھی نہیں لے سکے تھے۔ جیسے وہ اپنے بچوں کے گال چومتے تھے، اس کے نہیں چوم سکے تھے۔ سمرا کے بیمار ہونے پر چچا کی جو حالت ہو جاتی تھی وہ اس کے بیمار ہونے پر نہیں ہوتی تھی۔ محروم انسان حساس بھی ہو جاتا ہے۔ جس کا بچپن نارمل نہ رہا ہو، اس کے جذبات بھی نارمل نہیں رہتے۔ اسے چھت ملی ہوئی تھی اور زمین بھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے صرف یہی 2 چیزیں ضروری ہوتی تو پھر دنیا کا ہر انسان خوش ہوتا۔ محبت کی قیمت پر دوسری طرف بھی محبت رکھی جائے گی تو ہی مول طے پائے گا، وزن برابر ہوگا۔ وہ تلخ نہیں تھی، وہ اپنے دل کے دکھوں پر روتی بھی نہیں رہتی تھی، بس وہ ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔
वो नंबर बदल बदल कर बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो आवाज़ सुनते ही बंद कर देती। अपनी माँ से बात कर लो अर्सला, वो तुम्हें ईदोश करना चाहती हैं। इसे किसी त्यौहार पर चची चुपके से उस ईद विश करना चाहती हैं। ऐसे किसी त्यौहार पर चची चुपके से उसकी सिम फ़ोन बढ़ाती तो वो गुस्से से उन्हें देखती थी। क्या मैं चचा को बताऊं कि आप मुझे क्या करने के लिए कह रही हैं? वो सफाकी से पूछती थी। चची चुप होकर रह जाती। वो वाकई में अगर बता देती तो फिर घर जहन्नम में बदल जाता। बात नानी और नाना की तरबियत से शुरू होकर माँ की कमजरफी और चची की धोखेबाजी पर ख़त्म होती कि वो भी उन्हीं के साथ मिली हुई है। तुम्हें अपनी माँ से ज़रा भी मोहब्बत नहीं है अर्सला? चची दुख से पूछती। मोहब्बत माँ से शुरू होती है और माँ से ना मिले तो किसी से नहीं मिलती, तो फिर मैं कैसे दे दूँ? वो अच्छी औरत है। हाँ, उसने अपने कैरियर के लिए बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम नहीं, खुद गर्जाना कदम। वो तुम्हारे बाप से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मंगनी ख़त्म करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं मानी। वो हिम्मत दिखाती और शादी से इनकार कर देती, लेकिन शादी करके ना छोड़ती, फिर निभाती। मुझे तुम्हारे चचा से बहुत मोहब्बत थी अर्सला। मंगनी टूटती तो दोनों की टूटती। उसने मेरे लिए कुर्बानी दी, लेकिन फिर वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे अब्बा के साथ चल नहीं सकी। वो अच्छे इंसान थे, लेकिन बस सोच का फ़र्क था। वो इफ़त को समझ नहीं सके। जिसने बहन के लिए कुर्बानी दी, उसने मेरे लिए खुदगर्जी के इंतहा कर दी। उसके सब शिक्के दुरुस्त थे, इसलिए सब उसके आगे हार जाते थे। हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाए तो नुकसान होता है, मोहब्बत में गड़बड़ हो जाए तो सब तबाह हो जाता है। वो भी तबाह हाल थी। वो जालिम भी होती जा रही थी। ये नहीं था कि वो तरसी का शिकार थी। वो बस किसी की कम ही परवाह करती थी। कभी उसे फ़र्क पड़ता था और कभी नहीं, इसलिए वो पैनी बन चुकी थी और उसने अखलाकियात को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। भला सारी अच्छाई का ठेका उसने लिया हुआ था। सारी दुनिया मज़े में ज़िंदगी गुजारे और वो एक एक पैनी के लिए तरसे। किस लिए? उसने जॉब करके अपनी मुश्किल ज़िंदगी को और मुश्किल नहीं बनाया था। उसने चचा के सामने हाथ फैलाने भी छोड़ दिए थे। उसने माँ के भेजे पैसों को मुँह चिढ़ा दिया था। जो मोहब्बत ना दे उससे कुछ और भी ना लो। उसने ये कानून अपना लिया था। इन 4 फ्रेंड्स का ग्रुप चंद मुल्कों की सियाहत के लिए गारों यानी घरों से निकला था। 3 महीने में उन्होंने इतनी पॉकेट्स मारी थी कि अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। कमाई कोई भी हो, मेहनत लगती है, तो उनकी भी काफ़ी मेहनत लगी थी। इनमें से एक की तो अच्छी खासी ठुकाई धुलाई भी हो चुकी थी कि वो अभी तक गर्दन के पीछे ज़ख्मों पर बैंडेज लगा रही थी। ज़ख्मों से चूर होकर मिलने वाले वॉलेट बहुत खास होते हैं, चूँकि वो सख्त मेहनत और मुशक्क़त के बाद हाथ आते हैं। यानी जान पर खेल कर कमाए गए पैसे उन्हें खर्च करते हुए वो वाकई में खुशी महसूस करती थी। काफ़ी सारी खुशियाँ खरीद कर वो चारों हैंगरी के शहर बुदापेस्ट आई थी। मौसम बदलते हैं तो परिंदे अपने गीत बदल लेते हैं और इंसान ठिकाने यानी अपने ठिकानों से निकलकर दुनिया की सियाहत की तरफ भागते हैं। इन भागते दौड़ते इंसानों की भीड़ में वो भी घूम फिर रही थी। बड़ा ही प्यारा एक गाँव नुमा टाउन था, जिसकी गलियां फूलों से सजी हुई थी। फूलों की नुमाइश थी और बहुत रश था वहाँ। उन्हें फूलों से तो क्या ही दिलचस्पी थी, वो खुद फूल थी, पेनी फ्लावर। तो वो इन गोभी के फूलों की तलाश में थी, जिनकी जेबें पैसों से भरी हुई थी और जो फूलों में इतने मगन थे कि भूल चुके थे कि इनके जेबों में एक अदद वॉलेट हुआ करता था। अच्छा, तो अब वो कहाँ गया? अब वो अर्सला के हाथ में था और वह हाथ हुड की पॉकेट में जन हो चुका था। चूँकि जिसका वॉलेट गायब हुआ था वो तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगा था और गली के किनारे पर खड़ी पुलिस की तरफ जा रहा था। उसने मुनासिब समझा कि बकाया फूलों को बाद में देख ले, ऐसे ही बदमज़गी पैदा करने से कुछ नहीं होगा। फिर इसने हुड को उतारा और उलट कर पहन लिया। ये हुड इसी मकसद के लिए लिया गया था। ये अंदर और बाहर 2 मुख्तलिफ डिज़ाइन में था। चूँकि वो पूरी मिस पैनी नहीं बनी थी तो फ़ौरन वॉलेट में से मतलूबा चीज़ निकाल कर फेंक नहीं देती थी। वो घर जाकर इत्मीनान से ये काम करती। सब्र भी कोई चीज़ होती है। सर को हुड से कवर करके वो मेन रोड की तरफ आ रही थी। तीनों फ्रेंड्स वहीं फूल और हजूम में घिरी रह गई थी। वो इन्हें इशारा कर चुकी थी कि वो वापस जा रही है। वो जा रही है कि कोक कैन को मुंह से लगाकर घूंट घूंट पीते एक इंसान से टकरा रही है। कैन दूर जाकर गिरा है और अब गोल गोल कलाबाजियाँ खा रहा है। और वो ओ अच्छा, तो ये तुम हो मिस पेनी? गिरे हुए कैन को देखने के बाद वो सख्ती से उससे पूछ रहा है। शट अप। उसका अपना एक ज़ाती नाम था। ये क्या? वो मिस मैनी को ही ऑफिशियल कर रहा था। ओह, यानी शट अप भी मुझे ही? वो कैन की तरफ झुका कि शायद अंदर कुछ बचा रह गया हो, लेकिन वो इससे पहले झुकी और जल्दी से कैन को उठाकर उल्टा कर दिया। बचा कुछ सियाल यानी कोक, यानी पैसों से खरीदी गई कोक, वो ज़मीन पर सैलाब की तरह बह गई। एक एक कतरा बहा देने के बाद उसने कैन को तमस्खर से उछाल दिया। ये तुमने पिचके हुए नाक का बदला लिया है। कहाँ नाक और कहाँ यह मामूली कैन? वैसे ये दर्द तो नहीं होता? दर्द तो बहुत रहा था, भाग भी गया था, लेकिन अब सामने खड़ा है। वो हंसा और फिर जिस तरफ से वो आई थी उस तरफ देखा। वहाँ स्याहों का बहुत रश था, ना अमीर स्याहों का, बेचारे स्याहों का। किसकी पॉकेट मारी है? वो पथरीली ज़मीन पर गिरी हुई कोक को देख रहा था। क्या ज़ुबान से चाट लेने का कोई चांस बन सकता था? नहीं, अब बस सब्र करो।
तुम्हें पता है कि मीटो मोमेंट अभी भी ज़िंदा है। मुझे बस एक आवाज़ लगाने की ज़रूरत होगी। तुम एक आवाज़ लगाओगी और मैं बस एक कॉल मिलाऊंगा, यानी पुलिस को। पिछली बार भी जाने दिया था। तुम्हें पता है दुनिया में पिक पॉकेट क्यों नहीं पकड़े जाते? क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता। पिक पॉकेट ये तक कह सकता है कि ये बंदा अपनी कोई खार मुझ पर निकाल रहा है, इसने ज़बरदस्ती अपना वॉलेट मेरी जेब में ठोंस दिया और मुझे पकड़वा रहा है। और दुनिया में कम ही लोग पिक पॉकेट का हाथ पकड़ कर ये साबित कर सकते हैं कि हाँ वाकई इसने जेब काटी है। वो हंसा। तुम मिस पैनी नहीं, मिस पैनी गूगल हो। बड़ी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें पकड़वाऊँगा नहीं। ये एहसान क्यों? मैं खुद तुम्हारा भरता बनाऊंगा। उसने पंच के लिए मुक्का उठाया और वह एकदम से डर कर पीछे खिसकी। दोनों के अमल में इतनी बेसाख्तगी थी कि दोनों कुछ लम्हे बाद कह के लगाए बगैर नहीं रह सके थे। अगर मैंने तुम्हें तीसरी बार ये करते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, और अगर तुम तीसरी बार भी मेरे सामने आए तो तुम्हारी खैर होगी या नहीं कुछ कह नहीं सकती। चोरी और सीना जोरी, चोर और चोर की धमकी, देखना महंगी न पड़ जाए। सस्ता ज़माना ही कहाँ रहा है अब। लूट रहे हैं सब सयाहों को। करेंसी को यूरो में तब्दील करवाया तो पूरे $5 की डंडी मारी इस बेईमान ने। ऊपर से हंसकर पूछ रहा था और कुछ? तुम लोगों की प्रांच क्या हर जगह होती है? जिसे देखो चोर बना हुआ हो। तुम भी बन जाओ, उसने शाने उचकाकर मज़े से कहा। क्या कोई डिग्री लेनी पड़ेगी? वो शायद वाकई में संजीदा। डिग्री वालों को जॉब लेनी पड़ती है, हम जॉब वालों को की सैलरी ले लेते हैं। तो तुमने मान लिया कि तुम पैनी हो, तो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे डरा दिया। मुझे से हैंडसम लोग डरते हैं। हैंडसम? अच्छा अच्छा, एक पाँव पर पीछे घूमना ज़रा। उसने अपनी हंसी का गला घोंटा। क्यों घूमो, तुम्हें आईना दिखाऊं? वो घूम गया। पीछे आईना खड़ा था, दीवार के साथ दाएं शाने से टेक लगाकर, बाएं को उठाकर, आंखों पर ग्लासेस चढ़ाकर, मुंह के साथ कैन लगाकर, अपनी कातलाना लुक से आती जाती 10-12 लड़कियां कत्ल कर चुका था। हैंडसम इसे कहते हैं, उसने बाकायदा उंगली उसकी तरफ उठाकर कहा। उसने सर को दाएं बाएं घुमाकर हैंडसम और मिस पैनी को देखा। ये काम तुम भी करती हो? उसकी आवाज़ थरा कर रह गई। इतनी बेइज्जती? ऐसा आईना? कौन सा काम? वो तमस्खर से मुस्कुरा रही थी। लड़कों को घूरने का। अब वो अपनी बेइज्जती ऐसे कम करना चाहता था। वो हंसी। इन लड़कों को नहीं, हाथ से उसकी सिमत इशारा किया और फिर सिर्फ हैंडसम लड़कों को। हाथ घुमाकर हैंडसम की तरफ इशारा करते हुए कहा। दाईं आंख को दबाया और चली गई। वो हंस रही थी। उसकी पुश्त हलकोरे खा रही थी। उसकी चाल ऐसी आग थी जैसे सारी दुनिया को जला देगी, भड़का देगी। लग जाए आग, भड़क उठे शोले। वैसे भी अंटार्कटिका में बर्फ़ बहुत बढ़ गई है। उसने विसल बजाई और पलट कर एक और बार पीछे खड़े हैंडसम को देखा और हूँ किया। इतने भी सोने नहीं हो तुम, उर्दू में बना कर कहा। सोने ने सवा हो चुके जुहान को चौंक कर देखा। अब और फिटे मुँह लग रहे हो। वह जेलस हो गया था ना, आग लग गई थी अंदर, अब ऐसे ही ठंडी होनी थी। वॉलेट उसने अपने बेड पर उछाला और ख़ुद भी पेट के बल बेड पर गिर गई। साइड टेबल पर रखे बॉल में से चॉकलेट बॉल उठाकर मुंह में डाली। वो चारों काफ़ी महंगे होटल में ठहरी हुई थी। उनका मानना था दुनिया से लुटा हुआ पैसा दुनिया को ही वापस लुटा देना चाहिए। शॉपिंग मॉल्स में मारे गए वॉलेट शॉपिंग करके शॉप्स पर लुटा देने चाहिए। होटल से मारे गए वॉलेट होटल में खा पी कर, वरना रह कर। तो कुल मिलाकर ईमानदारी से वो सारा पैसा वापस कर रही थी। हाँ, तरीका गलत था, लेकिन अब दुनिया में बाकी की चीज़ें कहाँ ठीक हैं? क्या ठीक हैं? नहीं। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट को देखा। यूरोस के अलावा कुछ कार्ड्स और एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी जिसकी पुष्ट पर दिल का साइन बना हुआ था। उसने जिसकी पॉकेट मारी थी, इस पॉकेट में वो अपना दिल रखता था, दिल में रहने वाले को रखता था। बच्ची इतनी क्यूट थी कि वो कितनी ही देर उसे देखती रही। मोहब्बत, ये कितना प्यारा जज्बा है। बाप ने बेटी को कैसे सीने से लगा कर रखा हुआ था। उसने बच्ची की तस्वीर पर हाथ फेरा और फिर गाल भी रख दिया। उसने इस मोहब्बत को महसूस करना चाहा जो इस बच्ची के पास थी। क्या उसकी माँ भी अपने बैग में उसकी तस्वीर रखने का तकल्लुफ़ करती होगी? एक तस्वीर और इसकी पुष्ट पर दिल का साइन। उसका अपना बाप जा चुका था। वो उसके गाल से गाल मस करते थे, उसे कहानियाँ सुनाते थे। वो चले गए तो कुछ भी नहीं रहा। मोहब्बत का चले जाना ऐसे ही है जैसे जिस्म से जान का निकल जाना। भला मोहब्बत के बिना इंसान करेगा ही क्या? बच्ची की तस्वीर को उसने अपने वॉलेट में रख लिया था। वो मोहब्बत के इस एहसास को अपने साथ रखना चाहती थी। वो जब जब इस तस्वीर को देखेगी उसे याद रहेगा कि दुनिया में मोहब्बत कहीं जिंदा है। वो किसी एक के तो पास है। काफ़ी बनाकर वो टेरेस पर आ गई। बाहर के दिन थे, इसलिए सयाहों ने बुदापेस्ट पर हमला कर दिया था जैसे इस शहर के अलावा कहीं बाहर ना आई हो। इस शहर को सलाम किए बगैर उनकी सुबह ना होती हो, दिन ना निकलता हो। दिन की रोशनी उम्मीद थी, मासूम और बेरिया। टेरेस की रेलिंग के साथ लगकर वो तिरछी खड़ी थी, काफ़ी पी रही थी, आते जाते लोगों को देख रही थी। पुरसुकून और मुतमिन थी कि उसका सुकून उजड़ गया, मज़ा किरकिरा हो गया, क्योंकि
मसरूफ़ सड़क के दूसरी तरफ ऐन उसके टेरेस के सामने टेरेस पर वही खड़ा था, वो जो अब हर जगह खड़ा मिलता था। मग उसके हाथ में भी था और वो भी तिरछा ही खड़ा था, बिल्कुल उसी के अंदाज में। वो भी काफ़ी कसीप ले रहा था, हाँ बिल्कुल उसी की तरह। वो हवा से उड़ने वाले बालों को संभालने में नाकाम था, क्योंकि उसके छोटे से बाल उसकी पेशानी पर गिरने का तरद्दुद ही नहीं कर रहे थे, वो लहरा ही नहीं रहे थे। हाँ, लेकिन वो गर्दन को तकरीबन उसकी गर्दन की तरह झटके दे रहा था। काम से छुट्टी है क्या? वो चिल्लाया, हाथ लहराया, मुस्कुराया और उसका जी जलाया। आज कत्लो गारत की इजाज़त है, उसने दांत पीसे। दूर से बहुत अच्छी लगती हो तुम, वो फिर से चिल्लाया। ब्लैक जीन्स पर ग्रे स्वेटर और फिर इस पर थोड़ी सी ज्वेलरी, यानी गले में झूलता बिच्छू का निशान। वो इतनी दूर से भी देख सकती थी कि उसके हैंडसम वाले तंज के बाद उसने पहला काम अपने हुलिये पर तवज्जो देने का किया था। तवज्जो देना कारगर रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंसान इंसान लगने लगा था, और ये इंसान बंदरों की तरह हाथ लहरा रहा था। और उसकी दुम, चलो छोड़ो, वो वहाँ से चली जाती। लेकिन वो क्या उससे डरती थी? फिर अगर वो चली जाती तो वो समझता कि वो मुंह चोरी छुपा रही है। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। वो सड़क की तरफ देखती रही, नीचे से गुजरने वाले चंद बच्चों को हाय हेलो करती रही। फिर वो टेरेस से गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में मेटल का हॉर्न था। ये उसने चंद और सियाहों के हाथ में भी देखा था, शायद यहाँ की शॉप्स पर मिल रहा था। उसने वो मुंह के साथ लगाया और उसे बजाया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। वो कार्टूनों जैसी हरकतें कर रहा था। अब पता नहीं वो कार्टून की कौन सी किस्म था, जियान या फिर डोरेमोन। मुस्कुराओ के मुंह लटकाने के लिए कोई दिन नहीं बना। हॉर्न से मुंह हटाकर उसने हलक फाड़ कर कहा, मर जाओ कि ज़िंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। वो बुड़बुड़ाई और अंदर चली गई। तुम यहाँ आकर भी खुश नहीं हो अरसला? अगले दिन लंच के लिए जाते हुए मियाँ ने अपने बेचारे होंठों पर कोई 50वीं बार लिप ग्लॉस का कोट करते हुए पूछा। मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम ज़रा इन होंठों पर रहम करो, क्यों रगड़ रही हो इतना? मेरा ख्याल है ये मेरे होंठ है और मैं उनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। नाइफ से काट ही डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो उन्हें। तुम्हारे कानों का भी इलाज करवा लो, उसने जल कर कहा। लंच खाओगी या हमारा सर खा कर ही गुजारा करोगी? वह बेजारे से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा सर? हूँ, आख थू। मुंह बनाते हुए उसने अपना बैग उठाया। खुदा के लिए तुम 3 हूर परियों के साथ इस सड़ी हुई शक्ल के साथ बाहर न निकलना, और नहीं तो अपनी झाड़ियों यानी बालों का ही कुछ कर लो। तेल डालकर आग लगा दो उन्हें। उसने हूरों को घूर कर देखा। वो तुम घर जाकर करना, फिलहाल एक अदब ब्रश से इन्हें रोशनास करवा दो। ढीले हाथों से उसने ब्रश उठाया और बेजारी से करने लगी। हूर पड़ियाँ, ठीक है कि तुम पॉकेट मारती हो, लेकिन प्लीज़ ऐसी खौफनाक ज़बानदारी ना किया करो। तमस्खर से हंस कर कहा, तुम ऐसी खौफनाक शक्ल के साथ जा रही हो और हम ज़बान दराजी भी ना करें? ना करते भी उन्होंने अच्छे खासा ऑर्डर दिया था। अभी वो सबकी सब डाइट पर थी, और डाइट शायद छुट्टी पर थी, यानी नानी के घर गई हुई थी। इसलिए वो दादी के घर बैठकर डाइट से मुकम्मल बेईमानी कर रही थी। इनमें से एक का बड़ा सा मुंह इस झूठे इंसान को देखकर कड़वा हो गया। वो फिर सामने खड़ा था और हंस भी रहा था। देखो ज़रा, तो ये सब भी मिस पेनी है? वो ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहा था। ये कौन है? वो अरसला से पूछ रही थी। उनके मुंह बन चुके थे। मैंने इसे रंगे हाथों पॉकेट मारते हुए पकड़ा है। अपनी तरफ से उसने उसका पोल खोला। तीनों के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बकवास, इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी ज़ुबान पर आग का असर आया था। अच्छा, चोर को चोर कहा जाए तो इसे इतना बुरा क्यों लगता है? वो कुर्सी खींच कर बैठ गया उसके ऐन सामने। चोर पॉकेट काट सकता है तो गर्दन भी तोड़ सकता है। शोले? जी हाँ, शोले निकल रहे थे उसकी ज़ुबान से। एनीवे, तुम सब ने बिल कैसे पे किया है? किसी का वॉलेट उड़ा कर? शोले, शोलों का जवाब मज़ीद शोले। ये क्या तमाशा है? कौन नमूना है ये? मियाँ ने चालाकी से चेहरे को सपाट रखते हुए सलाद को मुंह में ठूंसते हुए अरसला से पूछा। एमरजेंसी में काम करने वाली कोड ज़ुबान स्पेनिश में? तमाशा, नमूना, तुम्हारी उंगलियां चोर हैं और ज़ुबानें कातिल। कटीली, उसने मियाँ की प्लेट में से सलाद उचकते हुए कहा। स्पेनिश में ही कहा। चारों हैरत से उसे देखे बगैर नहीं रह सकी थी। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड ये ज़ुबान बोलता है। थोड़ी सी मुझे भी आ गई। अब वो अरसला की प्लेट से बेबी कॉर्न उचक कर खा रहा था। अरसला की बर्दाश्त की हद जवाब दे चुकी थी। वो उठ कर खड़ी हुई। कुछ और कहना है? हाँ, उसने ढिठाई से कहा। भौंको। वाओ वाओ, तो वाकई में वो भौंक दिया। ऐसी सीरियस सिचुएशन में ऐसे ऐसे वो चारों हंसते हंसते पागल हो गई। पागल। अब अब चेन ब्रिज से गुजर रहे थे, यानी पुल से। वो पीछे पीछे था। मूवी देखोगी? पीछे से वो एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उल्टी चाल में फुतक रहा था। आलियान मत बनो, मुझे किसी चूहे और उसकी कुकिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कार्ल बन जाऊं? रेस लगा लो, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। बोलो मंजूर है? उसे नामंजूर था, लेकिन वो ज़ेरे लब हंसती थी। वो अभी तक उसके सामने उल्टी चाल से चल रहा था। दोनों पुल
बड़े बड़े शेरों के करीब से गुजरे। पुल के नीचे बहते दरिया पर एक फेरी गुजर रही थी। इसमें बैठे लोग शोर कर रहे थे। वो रुकी, मोबाइल निकाला और हाथ उठाकर शेर के साथ सेल्फी लेनी चाहिए। तो इस सेल्फी में वो भी दिखाई देने लगा था। क्या अब तुम मेरा जहन्नम तक पीछा करोगे? तुम्हारा जहन्नम तक जाने का इरादा भी है? इस पत्थर के शेर के साथ सेल्फी लेने का क्या फ़ायदा? मैं जिंदा शेर जवान एन तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मेरे साथ लो सेल्फी। उसने गुस्से से मोबाइल को वापस जीन्स में रखा। शेर, अच्छा पीछे घूमना ज़रा। वो हंस दिया। क्या पीछे जिंदा शेर खड़ा है? घूमो तो सही। वो घूम गया और पीछे एक अदद कौवा बैठा था। तुम वो हो, ज़्यादा खुशफहमी में ना रहना। उसने कौवे की सिमत इशारा किया। तो थोड़ी सी खुशफहमी में रह लूँ, काफ़ी पियोगी? कौवे ने काएं काएं करके कहा। वो हैरान हुई थी। वो इसकी पॉकेट मार चुकी थी और वो उसे कॉफ़ी का पूछ रहा था। कॉफ़ी? और मैं हैरानगी जाहिर भी कर रही थी। क्यों, इंसानी चीज़ें नहीं खाती पीती? क्या चोरनियों की अलग खुराक होती है? शट अप, शट मी अप, लेकिन प्लीज़ कॉफ़ी, उसने ज़िद करते हुए कहा। वो आंखें सुकेर कर उसे गौर से देखने लगी। ओके, शाने उचकाकर एहसान अजीम करते हुए कहा। पीछे घूमना ज़रा। क्यों, कॉफ़ी पीछे आ रही है? फिर भी वो घूम गई। पीछे कुछ दूर एक छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर था। वहाँ जाना है? हाँ जाओ, और ख़ुद पी आओ और मेरे लिए ले आओ। दोनों भवों को उचकाया, फिर गिराया, फिर मुस्कुराया और चला गया। वो वाकई में चला गया। वो देखती रह गई। तीनों फ्रेंड्स मुंह बिगाड़ कर उसे चिढ़ा रही थी। तुम्हारी बेइज्जती सी नहीं हो गई अरसला? एक पूछ रही थी। बेइज्जती हुई नहीं थी, बेइज्जती घुमाकर उसके मुंह पर दे मारी गई थी कॉफ़ी की सूरत में। वो समझी कि वो वाकई में उसे कॉफ़ी का पूछ रहा है और वो कौवा कौवे उड़ाता हुआ जा रहा था। कानों में ईयरफोन दे दिए थे। म्यूज़िक का वॉल्यूम शायद तेज़ कर लिया था। दीवाने कौवे ने म्यूज़िक की बीट के साथ उछलता और मटकना भी शुरू कर दिया। चेन ब्रिज, पथरीले शेर, वो सब अरसला को देखकर चिच 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 कर रहे थे और वो मिरर निकाल कर खुद को देखकर डूमरो कह रही थी। अगली बार ये दीवाना फिशरमैन बैशन में मिला था। वो सीढ़ियों चढ़ रही थी, वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। रश इतना था कि वो अपनी कॉफ़ी से अपने ध्यान से जगह बनाकर ऊपर जा रही थी और कोई आया और उसके शाने से पूरी कुव्वत से टकराया। फिर एक सीढ़ी नीचे उतरा, फिर दो, फिर तीसरी बार जाकर रुका और पलटा। उसके सख्त मर्दाना शाने की टक्कर खाकर वो बिलबिलाकर रह गई, घूम कर, गिरते गिरते बचकर, लेकिन लड़खड़ा कर। ये क्या बदतमीज़ी है? वो 3 स्टेप ऊपर से चिल्लाई थी। कुर्सी और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक कर उसे देख कर रह गई। क्या मतलब? वो ईयरफोन को कान से निकाल कर उसकी चीख पर कान की लो को रगड़ रहा था, यानी उसकी चीख के कान खींच कर उसे कान से निकाल रहा था। उफ, लड़कियों के हलक में ऐसा क्या फिट होता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता? कैसे जंगलियों की तरह चिल्ला रही हो? कैसे जंगलियों की तरह मुझसे टकराए हो? और हलक फाड़ कर कहा, शहरियों की तरह भी टकराया जाता है? यानी पढ़े लिखों की तरह? ओह, मुझे नहीं आता वैसे टकराना, सिखा दो ज़रा। तुम्हारा भेजा ना उड़ा दूँ? गधे की डिमी और कौवे की मम्मी। कौवे की मम्मी भी होती है? तुमने कहाँ देखी? शॉपिंग करते हुए या योगा करते हुए? देखो, मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे आज तक किसी ने ही नहीं बताया कि कौवे की मम्मी भी होती हैं, और पापा और ग्रैंडपा और ग्रैनी वगैरह। मिल चुकी हो इन सब से? वो मुस्कुरा कर उसे चिढ़ा रहा था। वो दांत पीस कर रह गई। तुम्हारी पॉकेट ही मारी थी, दुश्मन मेरे ऐसे बन गए हो जैसे गर्दन उड़ा दी हो। वो भी उड़ा देने की कोशिश करके देख लो। उसने 2 उंगलियों को पिस्टल की तरह खड़ा करके फायर खोल दिए उस पर। वो गुस्से से आगे बढ़ गई। उसके शाने में तकलीफ थी, वो तो पूरी हिल हिला कर रह गई थी। घूमते फिरते वो बार बार मुहतात अंदाज से रश से एक तरफ होकर चल रही थी। वो अपना दूसरा शाना नहीं तुड़वाना चाहती थी। बैग में रखे सैंडविच उन्होंने खा लिए। एक सैंडविच वो भी खा रहा था। वो जो फिशरमैन की मेहराबों के सामने से गुजर रहा था, ये बुलंदी है, और वो हर एक मेहराब में रुककर सेल्फी ले रहा था। उसे भी शायद लड़कियों वाली बीमारी थी। 500 सेल्फियाँ ले चुका था, लेकिन एक इत्मीनान नहीं ले सका था। बार बार जगह बदल रहा था। सर उठाकर वो मतलूबा अच्छी वाली जगह ढूंढ ही रहा था और अपने ध्यान से जा रहा था कि किसी चीज़ से उलझ कर गिरा। उसकी एक अदर टांग से वो मेहराब में छुप कर बैठी थी और ऐन वक्त पर अपनी टांग उसकी टांगों के रास्ते में हायल कर दी। वो मुंह के बल गिरा था और बुरी तरह से गिरा था। बंदा गिरे तो पूरा गिरे, बदतरीन अंदाज से गिरे। ये क्या कि गिरने के नाम पर धब्बा गिरे। अब पिचकी होगी नाक तो मज़ा आया होगा। हाँ, वो उठ कर खड़ी हुई और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। इस जगह को मार्क कर दो और तस्वीर ले लो, फिर CIA के पास ले जाओ ताकि मैं ले जाओ कि मैंने तुम्हें यहाँ गिराया है। तुमने तो दिया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूँ सबूत। वो उठा और खिसक कर दीवार के साथ जुड़कर बैठ गया। वो अपनी टांग और अपनी नाक से हिला रहा था। कैसा कमज़ोर इंसान था। दाग तो यानी ज़ख्म तो अच्छे होते हैं ना? शायद उसे किसी ने बताया नहीं था। बेचारा। मेरी पीठ पर वार किया है तुमने? तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही थी शायद। बिल्कुल, पीठ पर वार करके मुंह के बल गिराया है। शाबाश है मुझे। वो हाथ से खुद को शाने पर थपकी दे रही थी। दोनों आमने सामने ज़मीन पर बैठे थे। दरमियान में से लोग गुजर रहे थे और इन दोनों नमूनों को एक नज़र देख रहे थे।
سورج کی کرنیں اس کے بالوں میں چھنا چھن مصروف تھیں، اسے گرا دینے کی خوشی میں اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہو سکتی تھیں اگر ان میں مکاری کے ذرات کچھ کم ہوتے وہ اس کی آنکھوں کی چمک سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ ہنس کر گردن کو کچھوے کی طرح اندر کی سمت گھسیٹ کر اٹھ کر کھڑی ہونے لگی کہ بیٹھ جاؤ، میرے سامنے ہلنا مت۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کتنی بے تکلفی سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کیسے دوستانہ انداز سے کہہ رہا تھا، کیونکہ زیادہ افلاطون بن کر نہ سوچو، بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ نارمل انسان تھا۔ بس وہ بیٹھ گئی، واقعی میں بیٹھ گئی۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور ساری دنیا کے سیاحوں کا اب اسی راستے سے گزرنا تھا۔ بلندی پر بنی محرابیں دیکھنی تھی، باقی کا ایریا فوت ہو گیا تھا۔ ہڑتال کر دی گئی تھی پورے فشرمین نے۔ اپنے بچوں کو روک روک کر، اپنی گرل فرینڈز کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر یہیں تصویریں بنانی تھی۔ بس وہ ان سے ٹکرا ٹکرا کر چلنے اور گزرنے، انہیں روندنے لگے، بلکہ کچھ تو بڑبڑانے بھی لگے تھے کہ یہ آلتو فالتو لوگ کہاں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی راستہ تنگ ہے، یہ اور تنگ کر رہے ہیں۔ کب تک مس پینی بنے رہنے کا پلان ہے؟ وہ پھر سے اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ بھننا گئی۔ یہ بتانے کے لیے بٹھایا ہے، یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی چوری کے طنز کے علاوہ، پوچھنے کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے گھر والے اندھے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تم پینی بن چکی ہو؟ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے فوراً کان پکڑ لیے۔ گھر میں تھا کون جو اس پر توجہ دیتا اتنی؟ اچھا رکو، پیسے نکال کر والٹ پھینک دیتی ہو، میرا مطلب اگر تم وہ مجھے دے دو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو یہاں سے کچھ دور روڈ پر ایک چھوٹے سے بچے نے لکڑی کی ٹیبل پر کچھ چیزیں سیل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ کافی پیسے کما رہا ہے، تم مجھے وہ والٹ دے دو، ٹیبل کا انتظام میں کر لوں گا، مل کر پیسے کماتے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ وہ میں پھینک دیتی ہوں۔ اس نے پاکٹ میں سے موبائل نکالا۔ میں ریکارڈ کر لوں تمہارا بیان؟ وہ پھر ہنس دی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تم خام خواہ اتنا فرینڈلی ہونے کا کیا فائدہ؟ انفیکٹ جب میں نے تمہیں پنچ مارا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اٹس فائن ناؤ۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو ایسے مارنے پر شرمندہ تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ مجھے 2-3 اور مارنے چاہیے تھے، کم سے کم ایک آنکھ کو پورا بند کر دینا چاہیے تھا، کانی مطلب کانی۔ کانی نے بھڑک کر اسے دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ سیلفی لینے والے ایک کوے یعنی انسان سے ٹکرا گئی۔ کیا ہر بندہ یہاں رک کر سیلفی لے رہا ہے؟ کہیں اور مر جاؤ۔ وہ اردو میں چلائی جیسے اس نے اطالوی میں سنا، اور یعنی پڑھا مر۔ منہ پر ایسا تاثر بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں پڑھا مر۔ وہ بھڑک کر جانے لگی کہ میں مذاق کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ پر وہ ایک دم پلٹی اور اس نے ایک آنکھ ماری اور وہ ہنسا، پھر ایک فلائنگ کس ہوا کے سپرد کی۔ میری جان، اوہ میرا مطلب تم ایسے پلٹی کہ میری نگل جان گئی۔ شکل سے وہ لفنگا لگتا تو نہیں تھا، لیکن بڑا ہی لفنگا ثابت ہوا۔ اس کی جان یعنی جان ایک دم سے دل میں دھڑکی تھی، یعنی سویٹ ہارٹ یعنی میری جان۔ کیا اسے سننے کے بعد کوئی بھی نارمل رہ سکتا تھا؟ دل کی دھڑکن ہائے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف میری جان آ گئی، ساتھ چلنے لگی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے شانے پر جھک گئی، اس کی کمر میں بازو حمائل کر دیے، اس کی لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ لیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، آس پاس وہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نیچے پہنچ چکی تھی، وہ اوپر محراب میں ہی کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنی جان کو امان میں رکھ کر۔ وہ سر جھٹک کر چلی گئی، آگے بڑھ گئی، لیکن دراصل وہیں کھڑی رہی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کھانے کا بل تمہیں پے کرنا ہے، اس لیے کھا لو اسے۔ وہ رات کا ڈنر کر رہی تھی تو کھانے کو چکھ رہی تھی، آنکھیں پانی کے گلاس پر جمی ہوئی تھی، تینوں تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے میاں کی طرف دیکھا، پھر فیا یعنی فرانسیکا اور پھر موٹی وینڈی کی طرف، تینوں اسے اچھا خاصا ڈرا رہی تھی۔ تمہیں کبھی کسی نے سویٹ ہارٹ کہا ہے؟ کھانے کی پلیٹ موٹی کی طرف کھسکا دی، جس کے پیٹ میں ہمیشہ اتنی گنجائش موجود رہتی تھی کہ وہ آدھی دنیا کا بچہ کھانا کھا سکتی، باقی کی دنیا آدھی کی دنیا کا وہ پہلے ہی کھا چکی ہوتی تھی نا۔ کیا؟ میاں پوچھ رہی تھی۔ اسے مردوں سے سخت نفرت تھی، پھر عورتوں سے۔ خود کو وہ معصوم بچہ سمجھتی تھی۔ اوہ مطلب کبھی موٹی کہا ہے؟ موٹی کو سب موٹی ہی کہتے ہیں، اور میں اچھی خاصی موٹی ہوں۔ کیوں آج کل موٹی کو سویٹ ہارٹ کہا جا رہا ہے؟ دنیا اتنی رحم دل ہو تو نہیں سکتی، لیکن چلو شاید دنیا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے ارادے بدل دیے ہیں۔ اوف چپ کر جا موٹی، مطلب میری سویٹ ہارٹ۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہاں میری ماں کہتی ہے مجھے۔ ماں؟ اس کا منہ بن گیا، اس نے وہیں ٹاپک کلوز کر دیا، اس کا منہ اتر گیا تھا۔ وہ ہوٹل آئی تو ٹیرس کی طرف جائے بغیر رہ نہیں سکی۔ وہ سامنے ٹیرس پر بھی بیٹھا تھا، ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، پھر کافی کا مگ لہرایا اور فضائی چیئرز کیا۔ اس نے بے نیازی دکھائی اور سڑک کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کبھی تو نظر بھٹک ہی جاتی ہے نا، یعنی یہی کوئی 60 سیکنڈ میں بس 50 بار، اتنا تو چلتا ہے۔ تو اس کی معصوم نظریں اٹھتی ہوئی جاتی اور ٹیرس پہ بیٹھے اس انسان پر ٹھہر جاتی۔ اس کی کھلے بٹنوں کی چیک شرٹ ہوا سے اڑ رہی تھی اور وہ کیسے مسکرا رہا تھا۔ اف توبہ!
उसका दिल टेरेस से फिसल कर, सड़क से गुजर कर, उसके टेरेस की दीवार चढ़कर, उसके कदमों कदमों अब अंदर आ जाओ, आधे शहर को मालूम हो चुका है तुम्हारे सामने टेरेस पर खड़े उस लंबे मुंह वाले से अफेयर चल रहा है। उसका मुंह लंबा तो नहीं था, बादाम शेप है। वो भड़क कर बोली। अंदर तीनों एक साथ हंसी थी। वो सटपटा गई, कहीं वो सड़क पार वाला ना सुन ले। उसकी आंखें इधर थी तो कान भी इधर ही होंगे ना। वो भड़क कर अंदर की तरफ लपकी। क्या कहा? कौन सा अफेयर? यानी चोरी और सीना चोरी। वो भी ऐसी बोंगी। जो सुना है दुनिया को पागल मत बनाओ। ना वो हिल रहा है अपनी जगह से ना तुम, मिलकर एक ही जगह पर बैठ जाओ। और वो जो साइड पर कमरा है ना दाएं तरफ, वहाँ से एक लड़की निकल कर तुम दोनों की वीडियो भी बना चुकी है। पता नहीं किस टाइटल के साथ अपलोड करेगी, रोमियो जूलियट या फिर जैक एंड रोज। अल्लाह ना करे रोमियो मरे, अल्लाह ना करे जैक डूबे। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। बेसाख्ता तीनों ने उसे देखा और फिर अपना अगला कह कहा छोड़ा, तुम्हारा जैक वो भी अंदर जा चुका है। वो एकदम से पीछे पलटी, लेकिन वो तो वहीं खड़ा था। और वो तीनों लोट पोट कर बेड पर गिर गिर कर हंस रही थी। उनकी हंसी से ज़मीन हिल रही थी, छत काम कर गिर जाने को थी। वो बन्ना गई और मुंह धोए और ब्रश किए बगैर बिस्तर पर गिर गई। जिस वक्त कंबल को खींच कर उसने अपना सर अंदर छुपाया तो इस वक्त फिर से उसके कानों की तरफ कोई आया था। वो ओह माय स्वीट हार्ट, ओ मेरी जान। उसने कोई 1000 बार ये अल्फाज सुने थे, लेकिन महसूस आज किए थे, यानी जैसे पहली बार सुने थे। अच्छा तो ये ऐसे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं वैसे। ऐसे गुलाबी गुलाबी से तितलियों जैसे। वह रात भर सोती रही और तितलियाँ उसके पेट में उड़ाने भरती रहीं। चूँकि तितलियाँ और शहद की मक्खी यानी मिस पैनी दोनों फारिग थी, तो फिर ये काम सारी रात चलता रहा। जब उसकी आंख खुली उसे स्वीट हार्ट कान के पास मिला। दाएं रुख बाएं रुख, कभी सामने, और वो उसका कंबल खींच रहा था, उसकी पेशानी पर से बाल हटा रहा था। वो यानी वो मोटी। तुम ये ड्रामे बंद करोगी या हम चले जाएं ब्रेकफास्ट के लिए? वो एकदम से चौंकी, चौंक कर आंखें पूरी खोल दी। ओह तो ये होटल रूम था, फिशरमैन बेशन नहीं, जहाँ वो मेहराब में उसके साथ बैठी हुई थी। कहाँ गया वो, कहाँ आ गई वो? उसने डरते डरते सर उठाकर कंबल से झांका। तीनों उसके बेड के पास खड़ी थी, एक सर पर दो सामने। क्या मैं कुछ बुड़बुड़ा रही थी? डरते डरते पूछा। नहीं, तीनों ये ने बैक वक्त कहा। ओह शुक्र। तुम चि- तुम चिल्ला रही थी स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। क्या वाकई? वो भी देख कर उठ बैठी। उठ जाओ। क्योंकि तुम्हारा स्वीट हार्ट वो सामने टेरेस पर खड़ा है, सुबह से 3-4 मग कॉफ़ी के पी चुका है। इस पर इतना जुल्म ना करो। इससे कहो खुद भी ब्रेकफास्ट कर ले और तुम्हें भी कुछ ठोंसने दे। तीनों उसे उसके हाल पर छोड़कर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चली गई। उसने वॉशरूम की सिम जाना चाहा, लेकिन अजीब बात हुई। पाँव वॉशरूम की सिम जाने की बजाय टेरेस की सिम टूटने लगे। उसने बहुत जोर लगाया, उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे। सफ़ेद पर्दों को ज़रा सा सिरका कर देखा। वो बाहर टेरेस पर कुर्सी पर बैठा था और बार बार इधर उसके टेरेस की तरफ देख रहा था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी, फिर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। जल्दी जल्दी मुंह को रगड़ा। मियाँ की मेकअप किट वाश बेसिन के करीब ही रखी थी, उसे इस्तेमाल में लाई। जल्दी जल्दी हल्का फुल्का मेकअप किया, बालों को अच्छी तरह से ब्रश करके बुरी तरह से ऐसा बना दिया जैसे वो ऐसे ही थे, यानी अच्छे वाले बुरे। और फिर वो टेरेस की तरफ गई, ऐसे जैसे अभी अभी सोकर उठी है। सोकर, मुंह धोकर, मेकअप थोप कर स्लीपिंग ब्यूटी टेरेस पर बालों में वो ही उलझे बाल हाथ चलाते हुए आई। आंखों को जुधियाने की कोशिश की, जैसे सूरज की किरणें तंग कर रही हों, लेकिन यही किरणें प्यारी भी बड़ी लग रही हों। उसने शहर पर एक नज़र करम की, लेकिन टेरेस को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन नज़र बचाकर टेरेस की तरफ देखती भी रही। वो वाकई में चोरनी बन गई थी अब। लेकिन वो उठा, सामने देखा। सामने उसकी बाएं साइड पर वहाँ एक औरत बच्चे के साथ खड़ी थी। उसने बच्चे को हाथ से बाई कहा और अंदर चला गया। यानी ये क्या बकवास बात हुई? कल तक तो वो टेरेस पर खड़ा होकर उसे देख रहा था, आज देखना ही भूल गया। वो मुंह फुलाकर नीचे नाश्ते के लिए पहुंची। सड़क के किनारे टेबल लगे थे, सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थी। उसने मुंह बनाकर रोशनी की सिम देखा और आंखों पर हाथ रखकर उन्हें घूरा। यही किरणें ऊपर टेरेस पर उसे अच्छी लग रही थी, यही किरणें नीचे बुरी लग रही थी। अजीब बात थी ना। नाश्ते का ऑर्डर दोगी या मेरा मुंह ही देखती रहोगी? उसने मियाँ को खड़ी खड़ी सुनाई। मियाँ ने चुपचाप ऑर्डर दे दिया। पर्दों की ओर से झांकने वाला भी चोर होता है क्या? नाश्ते के साथ एक चिट भी आई थी। वो हक्का बक्का रह गई। उफ, वो पागल थी। सफ़ेद बारीक पर्दों में से उसका भूत भी दिखाई दे जाता। वो क्या चीज़ थी?
شیٹس پہلے ہی میاں ہٹا چکی تھی۔ اس کا جواب نہیں لکھ کر بھیجو گی؟ میاں نے کافی کا کڑوا سپ بھرتے ہوئے تمسخر سے پوچھا۔ اس نے انڈے کی زردی میں چھرا گھونپا اور منہ میں ٹھونسا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ تو ہم رکھ لیں گے، اور تم اپنے دل کے کام سے کام رکھو، چپ رہو اور کم کھاؤ۔ یہ نہ ہو واپسی پر تمہیں جہاز کی ایک نہیں 2 ٹکٹیں لینی پڑے، جل کر کہا۔ پین سے پیپر پر ایک کوا بنا کر ویٹر کے ہاتھ بھجوا دیا۔ واپسی پر ایک دل بنا ہوا آیا، اس کی طرف کیوپر تیر پھینک رہا تھا۔ تینوں نے جھک کر پیپر دیکھا اور واو واو کیا۔ آرٹسٹ لگتا ہے، بکواس آدمی ہے۔ اس نے پیپر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیسا انسان تھا، سویٹ ہارٹ کہتا تھا اور پھر اسے پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تھا، الٹے سیدھے کارٹون بنا کر بھیج رہا تھا۔ بندہ کوئی اچھی دل کی سی بات کرتا ہے۔ اگلے دن وہ کرائے کی سائیکل لے کر شہر کی سڑکوں پر دوڑا رہی تھی کہ کہیں سے وہ نکل آئے۔ یہ مانچسٹر نہیں ہے، اس نے جل کر کہا۔ تم بھی کون سی امرہا ہو؟ اس نے جلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو مذاق وغیرہ بہت ہو گیا، اب بس کرو اور میری جان چھوڑ دو۔ جان کی جان چھوڑ دو؟ جان کی سائیکل ڈگمگائی اور وہ گرتے گرتے گر گئی۔ وہ ہنس دیا، کہا لگایا، اپنی سائیکل کو لے کر آگے بڑھ گیا، رکا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سائیکل چلاتا ہوا چلا گیا۔ جان کی جان سڑک پر بچھی پڑی تھی۔ یہ بندہ آخر کتنی باروں سے جان کہہ کر اس کی جان پر بجلی بن کر گرے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ 2 لفظ اسے لے ڈوبیں گے، اسے ان کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اب وہ ہر بار آئے گا اور اس کی جان نکال کر چلا جائے گا۔ جس وقت وہ سائیکل کھڑی کر کے دوبارہ اس پر بیٹھ رہی تھی، اس وقت وہ پیچھے سے گھوم کر واپس آیا۔ اب وہ بسل بجا رہا تھا۔ اس نے شعلہ گلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رکا، ایک پاؤں کو زمین پر لگایا۔ تو میرا انتظار کر رہی تھی؟ اتنے برے دن نہیں آئے ابھی؟ وہ سائیکل پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی، شاید میرے برے دن آ چکے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ سائیکل چلا رہا تھا۔ فوکس ارسلہ، فوکس۔ وہ خود کو اندر ہی اندر دھمکی دے رہی تھی کہ اس کی بات نہ سنے، اس پر کان نہ دھرے۔ تم سن رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سن لیا تھا، اور اب اکیلی نہیں گری تھی، اسے بھی ساتھ لے کے گری تھی۔ زوحان کے کہے شہر کی سڑک سے آسمان تک جا رہے تھے۔ وہ کتنا محظوظ ہو رہا تھا۔ جلدی سے اپنی سائیکل اٹھا کر وہ اسے دفعہ دور کر کے نکل گئی، لیکن چونکہ مصیبتیں جلدی جان نہیں چھوڑتی، تو اب وہ مصیبت اس کے سامنے کھڑی فلور روز شیپ جیلاٹوز آئس کریم کھا رہی تھی، اور یہ مصیبت فیری میں عین اسی جگہ کھڑی تھی جہاں جا کر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہی تھا۔ تمہیں پتہ ہے جیلاٹوز اور آئس کریم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ بہت فرینڈلی انداز میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فیری میں بیٹھی ہوں، دنیا جہاں کی باتیں کر لی ہوں، اور اب بس جیلاٹوز پر بات رہ گئی ہو، وہی جو انسان اور بندر میں ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، یعنی بندر توڑ جواب۔ اب یہ بھی بتا دو، ان 2 میں سے انسان کون ہے اور بندر کون؟ اس نے اشارہ اپنے ہاتھ میں پکڑی کون کی طرف کیا، لیکن اسے ایسا لگا جیسے اشارے سے وہ خود کو انسان اور اسے بندر جتا رہا تھا۔ تم میرا پیچھا کرنا کب بند کرو گے؟ جب تک تمہیں پا نہیں لیتا۔ فیری نے ایک جھٹکا کھایا، یا وہ ہی ایسے ہل کر رہ گئی تھی کہ اسے سہارے کے لیے ریلنگ کو تھامنا پڑا تھا۔ انگلی سے وہ اپنا ناک رگڑ رہا تھا۔ بہت ہی بدتمیز قسم کا انسان تھا ویسے، دن دہاڑے فلرٹ کرتا تھا۔ تم فلرٹ کرنا بند کرو گے یا نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں یہ فلرٹ لگتا ہے؟ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، تھوڑا سا فاصلہ مٹا کر قریب آ کر کہا۔ ہاں۔ اسے ہاں کہنے میں تکلیف تو ہوئی، پر وہ کیا کرتی؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا، اتنا قریب آ رہا تھا۔ سچ کہا، میں فلرٹ ہی کر رہا ہوں، کہہ کر اس نے کون کا آخری حصہ بھی منہ میں ڈال لیا۔ تم والٹ چرا سکتی ہو، ہم دل بھی نہیں چرا سکتے۔ کیوں بھلا؟ اوف بلا! اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر پر اپنا بیگ دے مرا۔ $4 نہیں تھے تمہارے اس گھٹیا سے والٹ میں، اور تم میرے دشمن بن گئے ہو۔ اسے غصہ تھا کہ اس نے یہ تسلیم کیوں کیا کہ وہ فلرٹ ہی کر رہا ہے۔ بھلا ایسا بھی کرتا ہے کوئی؟ ایسے دل توڑتا ہے کوئی؟ کیا دنیا سے سچی محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیا کوئی ایسا جیدار نہیں بچا جو 10 دن لڑکی کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو اور 11ویں دن ساری دنیا کے سامنے اپنی سچی محبت کا اقرار کرے، سینہ ٹھونک کر کہے، سب اسے دیوانہ اور مجنوں کہیں، اور لڑکی اس دیوانے پر فخر کرے؟ بے شک تو 4 پتھر خود بھی اٹھا کر اسے دے مارے، پر یہ نوبت تو آئے۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں۔ میرا باپ نہ بنو۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اور بننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ شٹ اپ کر جاؤ ویرا۔ دھار کر وہ میاں کی طرف چلی گئی۔ اسے نفرت ہو گئی تھی اس انسان سے، کیسے اسے پاگل بنا رہا تھا۔ جسے نفرت ہو چکی تھی وہ پیچھے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ اس لڑکی کو جانتا تھا کہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف کچھ اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑھا، لیکن جیسے ہی دونوں ملتے تھے بات کہاں کی کہاں نکل جاتی۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ بری اور تیسری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھی بھلی لائف گزر رہی تھی، کیا ضروری تھا یہ کاکروچ آتا اور اسے ڈسٹرب کر دیتا؟ وہ دل ہی دل میں اسے بہت سے حشرات کے نام سے یاد کر رہی تھی۔
वो दिल ही दिल में ये तय कर रहा था अब आगे क्या करना है, क्योंकि इतनी दूर से भी वो देख सकता था कि वो 10 फुट दूर रहने पर भी 20,000 वोल्ट का ज़ोरदार शॉट मार देती है, जान से ही मार देगी। इसलिए वो पूरे 24 घंटे बाद अगले दिन शाम को होटल के करीब एक पार्क में उसे मिला था। वो वॉक कर रही थी, वो भी चुपचाप उसके साथ चलने लगा। गुड इवनिंग अर्सला। गुड इवनिंग पागलिस्तान, उसने शराफत से कहा था तो उसने भी शराफत से जवाब दिए। कब तक वापस जा रही हो? पागलिस्तान ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, नाम ही बिगाड़ा था ना, कोई बात नहीं। पागल दूसरे पागल को पागलिस्तान ही तो कह रहा था, डूब मरने के लिए तो नहीं। 2 दिन बाद। तुम्हारे पास 2 दिन बचे हैं, तैयारी कर लो। लेकिन मेरे पास पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं, वो अपनी तबाहाली बता रहा था। तो मैं क्या करूं? 1 मिनट, क्या तुम मुझसे उधार मांग रहे हो? तुम उधार से डरती हो लेकिन चोरी शिकारी से नहीं। मैं 2 दिन तक यहाँ कैसे रुकूं? तो गेट लॉस्ट हो जाओ। भड़की, वो चोरी के लफ्ज़ पर थी। हो जाता फिर तुम्हारा पीछा, मेरा मतलब तुम्हारे साथ साथ कौन रहता? तुम क्या मेरे बॉडीगार्ड हो? इतरा कर पूछा। नहीं स्वीट हार्ट, मेरा मतलब हमारी अच्छी जान पहचान से नहीं हो गई है ना? मैंने कभी पहचान के लोगों से अच्छी तरह बात नहीं की। तुम क्या बात करते हो? हूँ का अंदाज। मोहब्बत की बात? ओह, मेरा मतलब उधार की बात। थोड़े पैसे उधार दे दो, तुम काफ़ी अमीर लगती हो। पैसे वाली यानी पॉकेट वाली? वो सब समझ रही थी। नहीं, वो मैं जान गया हूँ कि ये काम तुमने ख़त्म कर दिया है। वो हैरान होकर रुकी। ये गुमान तुम्हें क्यों हुआ? अब ये बंदा इतना सर चढ़ेगा, दफ़ा दूर क्यों नहीं हो जाता ये? वो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है ना, तो फिर मोहब्बत में इंसान बदल जाता है। मोहब्बत में बदला हुआ इंसान, हैरान परेशान इंसान, वो उसे यकटक देख रहा था। ये बकवास तुमसे किसने की? तुमने। तुम कल मेरे ख्वाब में आई थी और कह रही थी, बल्कि इजहार कर रही थी। क्या? टेरेस से फिसल कर वो उसके ख्वाब में पहुंच चुकी थी। सामने ही तो कमरा था ना, मौत आ जानी चाहिए उसे अब। यानी यही कि तुम मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं ना मिला तो मर जाओगी। इंसान मकारी दिखाए तो पूरी दिखाए। मैं तुम्हें मार कर मरना पसंद करूंगी, जेल जाकर। दांत किचकिचाए। ये लो, मार दो मार दो। वो भी पूरा ड्रामा था, गर्दन आगे करके कह रहा था। जी तो उसका चाहा कि अपने लंबे नाखून उसकी गर्दन में घूमते, लेकिन चलो कोई नहीं, 2 दिन और जी ले वो अपनी ज़िंदगी। देखो बस बहुत हो गया। मजाक तक ठीक था, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही लफंगा साबित हो रही हो। थोड़ा सा लफंगा कैसे साबित हुआ जाता है? वो संजीदगी से पूछ रहा था, फिर तैयार श्यार होकर आया था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तुम संजीदा हो? हाँ। कितने पैसे चाहिए? उसने मुंह बनाकर पूछा। पैसे नहीं चाहिए। तो इतनी देर से किस चीज़ के लिए बात कर रहे थे? उसने उसे कुछ देर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। इसके लिए। वो हक्का बक्का, खुशबाश, हैरान परेशान। हाय मेरी जान, उसे देख रही थी, झटक कर हाथ छुड़वाया। अब ये बदतमीजी है, अब ये मेरा राइट है, वो मजबूत अंदाज में कह रहा था। मेरा हाथ पकड़ना? बिल्कुल। यानी इंसान बोले तो पूरा सच बोले। बड़ी जुर्रत है तुम में। थोड़ी और जुर्रत दिखाओ। मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है। मैंने तो सुना था मोहब्बत इंसान को गधा बना देती है। जिसने सुना है वही गधा बनेगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। गधे ने संजीदगी से कहा। नाक को उचका कर, आंखें मटका कर उसने उसकी तरफ देखा। पता नहीं कौन हो तुम और कैसे मोहब्बत मोहब्बत की बात कर रही हो। चलते फिरते नजर आओ। दुनिया में वो लड़की आज तक पैदा ही नहीं हुई जो नखरा ना दिखाए, वो जल्दी मान जाए, जो शोही ना हो। वो वाकई में चला गया। यानी चलते फिरते चला गया। फिटे मुंह उसका। इतना फर्बरदार भी नहीं होना चाहिए आशिकों को। कुछ अपनी अकल से भी काम लेना चाहिए कि लड़की मजाक कर रही होगी। पागलो पागलो, वो तो चाहती है कि उसके पीछे पीछे आओ, उसकी जान खाओ, उस पर अजाब मोहब्बत बनकर गिरो। जो वो खाए तुम वो खाओ, जो वो बोले तुम वो सुनो, वो दिन को रात कहे तुम दिन को दिन ही समझो, लेकिन छुपा जाओ। हाँ, पर इसके सामने दिन को रात कहते जाओ। वो चांद वो चांद पर बुढ़िया देखती है तो तुम भी देखो। बेशक तुम मारे फल की आत हो और तुम्हारा बाप भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चांद पर कोई बुढ़िया बैठी कुछ कात वात रही है, यानी उसे और कोई काम नहीं है। बंदा कोई बर्गर ही बना लेता है, वरना पास्ता। वैसे चांद की इस बुढ़िया को रुई देता कौन है और फिर इसका धागा खरीदता कौन है? वो अर्सला जैसी लड़कियां खरीदती हैं। आज वो बुदा पैलेस आई थी। इंसानों के बगैर इमारतें बड़ी खोखली सी लगती हैं, इसलिए एक कौवा उड़ता हुआ आया और इसके शाने पर बैठ नहीं, शाने के पीछे खड़ा हो गया। वो बड़े मगन अंदाज से खाम खा इमारत को घूर रही थी कि पीछे से शाने पर झुककर फूंक मारकर उसकी पेशाने पर आई लिट को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो झटके से पीछे पलटी तो उसके सर से टकरा गई। हाय मेरी जान, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली जाती हो? सामने ही कमरा है, इशारा कर देती कि यहाँ आ रही हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सड़क पार मौजूद सामने के कमरे वाला उसके सामने खड़ा होकर पूछ रहा था।
वो अभी तक उस फूंक के असर में थी जो उसके शाने के करीब झुक कर उसने मारी थी। स्वीट हार्ट से बची रह गई। ये फूंक उसकी जान ले लेने वाली थी। उसकी तो ज़ुबान ही बंद हो गई थी। वो अच्छी खूबसूरत लड़की थी, इस वक्त और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके गाल सुर्ख हो चुके थे, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि लगता था सारी दुनिया उसके शोर से अपने कानों में उंगलियां ठूंस कर खड़ी है। क्यों ढूंढ रहे थे? यानी फोन की फुहार में भीग कर भी वो जानना चाहती थी। मैंने कहा ना, दुनिया में ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जो सीधी बात को सीधी तरह से समझ ले और शोहा हुआ बगैर जाहिर भी कर दे। सर को शरारत से झटके देकर, गालों का जाविया बिगाड़ कर वो ऐन उसके बराबर आकर खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ कर खींचा। आओ साथ साथ महल देखें। साथ साथ? वो ज़रे लब बुड़बड़ाई। मेरे पास रहकर, मेरे साथ चलकर। मेरे पास कहते हुए उसने दिल पर दोनों हाथ रखे थे। वो उसकी ज़हीन आंखों को अपनी बुद्धू आंखों से देख रही थी। उसने इनकार नहीं किया, हाथ उसके हाथ में ही रहने दिया। उसके हाथ के सब इशारे उसकी मोहब्बत के इस्तारे बन गए। जिस तरफ वो देखता रहा उस तरफ वो भी देखती रही। जो वो कहता रहा बस वही सुनती रही। वो चुप होती तो वो उसके हाथ को झटक कर कहता, कुछ बोलो ना। वो सर उठाकर उसे देखती और ज़्यादा खामोश हो जाती। मोहब्बत ज़ुबान बंदी का काम कैसे इत्तमाम और आसानी से कर देती है। बस इतनी सी बात थी और मोहब्बत बड़े आराम से तय पा गई। फिर दिन ढले दरिया के किनारे उसके साथ खड़े होकर उसने उसकी कमर में बाजू हमाल कर दिए। मोबाइल उठाकर दोनों की एक साथ सेल्फी ली। फेरी की तरफ इशारा करते हुए एक फूल को ख़रीद कर देते हुए वो उसे पूरा ख़रीद चुका था। एक दिल लिया, एक दिल दिया और दोनों दिलों को एक कर दिया। डिनर के बाद, चहलकदमी के दौरान और काफ़ी के बाद साथ साथ बैठकर उन्होंने सदियों के फासले लम्हों में तय किए थे। वो उसे ये तो नहीं बता सकती कि मोहब्बत का समंदर एक घूंट में कैसे पिया जाता है, लेकिन उसने ये बता दिया था कि वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला इंसान है जिसने उसके दिल को इत्मीनान से भर दिया है, उसके अंदर के खौफ को ख़त्म कर दिया है। और तुम्हारा खौफ क्या था? वो पूछ रहा था। वो एक मसरूफ़ सड़क के किनारे बेंच पर बैठे हुए थे। सियाहों का बहुत रश था वहाँ। रात का अंधेरा दो दिलों की रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। रात की चहल पहल दो दिलों के साजो हाल पर फिदा थी कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी या अगर कोई मिला तो वो मुझे छोड़ जाएगा। उसने साफ कोई से बता दिया था। कितने लोग छोड़कर जा चुके हैं अरसला? लोग नहीं अजीज़, फादर की डेथ हो गई और मैं अकेली रह गई। वो बस इतना ही कहकर खामोश हो गई। और मदर? खामोशी के एक मुख्तसर वक्फे के बाद उसने पूछा। मेरी कोई माँ नहीं है। सबकी होती है, होती होगी, लेकिन इन सब में मैं शामिल नहीं हूँ। तुम अपनी माँ से नाराज़ हो? नाराज़ किसी ताल्लुक़ में हुआ जाता है, मेरी किसी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। हो सकता है उनकी तरफ की कोई कहानी हो जो तुम्हें मालूम ना हो। उसके शाने से सर उठाकर चौंक कर उसे देख रही थी। तुम मेरी माँ की साइड क्यों ले रही हो? मैं उनकी नहीं, तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। तुम्हें तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल खुशबाश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। इसलिए तुम पैनी बन गई। वो बस ऐसे ही कॉलेज में थ्रिल के लिए वादे सच को पूरा झूठ कर रही थी। तुम जैसी लड़कियाँ थ्रिल में इस तरह के काम नहीं करती। मुझ जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानती हो कि मेरा तुम जैसी लड़की से क्या मतलब है? ऐसी लड़की जो अपनी हद और इक़दार को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तुम्हें खुद को बर्बाद करने के लिए यही काम मिला और तुमने ये कर लिया। जो बच्चे बचपन में किसी महरूमी का शिकार हो जाते हैं वो आम बच्चों से हटकर होते हैं। वो माशरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं जैसे वो खुद डिस्टर्ब रह चुके होते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत से पैनी बनी हूँ। ये सब झूठ है अरसला। तुम कहीं ना कहीं इस गुस्से की वजह से पैनी बनी जो तुम्हें अपनी माँ पर था। तुम्हें लगा ऐसे तुम उन्हें शर्मिंदा कर दोगी। तुम खुद को भी तकलीफ़ देना चाहती थी और तुमने ये किया भी। ये पॉकेट वगैरह मारना तुम्हें कोई खुशी नहीं देता। मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो शर्मिंदा हो या फ़ख्र करे, ताल्लुक़ ज़ुबान से टूट जाया करते हैं तो फिर हर इंसान अकेला और अजनबी होता। वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रही, फिर ठहर ठहर कर कहा, तुम दोबारा ये सब मुझसे डिस्कस नहीं कर सकते। ये बातें आज हुई हैं, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो फिर तुम पैनी से अरसला बन जाओ। तुमने मोहब्बत में शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। मोहब्बत में इत्मीनान, सुकून और एहतराम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं होती कि तुम क्या कर रही हो? वो कुछ देर के लिए खामोश होगी। मैं एक अजीबोगरीब लड़की हूँ, तुम सोच लो तुम मेरे साथ चलना चाहते हो या नहीं। वो गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। तो ये अजीबोगरीब लड़की मुझे अजीज़ है। उसने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया कि वो कहीं ना जा सके। लेकिन अरसला, कौन इंसान ये बर्दाश्त करेगा कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो लोगों की पॉकेट मारती फिरे? मेरा दिल मार लिया है तुमने, बाकी के ये अजीम काम छोड़ दो प्लीज़। उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो उससे मोहब्बत करती थी, इसके लिए साथ खून माफ़ कर सकती थी। ये तो फिर एक बुरी आदत थी। मैं कोशिश करूँगी। उसने सीधी तरह से सीधा होने की कोशिश नहीं की। लड़कियों में एक ख़ास हड्डी होती है जिसे ढीठ हड्डी कहते हैं। इसमें मौजूद ये हड्डी उसे टेढ़ा ही रहने की तरगीब दे रही थी। अच्छे कामों के लिए फ़ौरन कोशिश कर लेनी चाहिए।
کھڑا ہو کر اس کی کمر میں بازو حمل کر کے اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جو جان سے زیادہ عزیز ہوں ان کے لیے جان کے علاوہ ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ کان کی طرف جھک کر کہا۔ وہ اس کی محبت اور اس کی قربت کے زیر اثر اس شدت سے آئی کہ اس نے جان لیا کہ وہ اس کے لیے اپنی جان تک چھوڑ سکتی ہے۔ جہاں محبت میں جان عالم کی بھی کیا حیثیت ہوگی بھلا؟ ایسے محبوب کی موجودگی پر انکار کا حوصلہ کس میں ہوگا بھلا؟ امریکہ واپس آتے ہوئے اس کے دل کا مکین اسے جان سے زیادہ عزیز ہو چکا تھا۔ جس کے لیے وہ مس پینی سے مس ارسلہ بن چکی تھی، وہ بھول چکی تھی کہ وہ کیا کرتی رہی ہے۔ وہ یاد رکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ محبت پورا دل بدل دیتی ہے، اور آدھا انسان آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ بھی بدل گئی۔ پک پاکٹ بھی کوئی جاب یا فیلڈ تھی بھلا، جس میں کامیابی کے امکانات کچھ ایسے روشن تھے کہ روشنی کے یہ روشن دان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھلتے تھے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، اور اس نے چھوڑ دیا۔ ماں کی نفرت میں اپنائی تھی، اس کی محبت میں چھوڑ دی۔ جب دنیا کی سب سے ضروری چیز مل گئی تھی تو باقی کی چیزوں کو جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ اسے مائی لو کہتا تھا اس کا دل کتنی بیٹ مس کرتا تھا۔ وہ کیسے اس کے ایک اظہار پر پورے دل سے فدا تھی کہ نہ اسے سنتے ہوئے تھکتی نہ دیکھتے ہوئے۔ وہ ہر دن اسے ملنا چاہتی تھی، ہر رات سوچنا ہم شادی کے بعد UK میں نہیں رہیں گے۔ وہ فرمائشوں سے پاک محبت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ UK سے امریکہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے پسند نہیں۔ وہاں میری ماں ہوتی ہے۔ ملک؟ وہاں کے لوگ، وہ جھلا کر بولی۔ شہزادہ چارلز یا پرنس ہیری؟ اف نہیں، بس عام لوگ، چلتے پھرتے عام لوگ۔ اف تم کتنی بحث کرتی ہو۔ اف تم کیسی عجیب باتیں کرتی ہو، سیدھی طرح سے بات کرو کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے منہ بنا لیا لیکن پیزا کھانا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اس کا حصہ بھی صاف کرنے لگی تھی۔ آنکھیں پھیر لی اور ہونٹوں کو ناراضگی میں ٹیڑھا میرا کرنے لگی۔ ظاہر ایسے کر رہی تھی کہ اب پیزے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کوئی ناراضگی بھی ہو جائے تو بھی وہ پیزے کا صفایا کر کے ہی اٹھے۔ یعنی اس کا ماننا تھا جو کام شروع کرو اسے ختم کر کے ہی دم لو۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تمہارا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ اس کے چہرے کے زاویوں پر وہ ہنس رہا تھا۔ چور ڈاکوؤں کی کسی فلم میں دیکھا ہوگا۔ وہ لڑکیوں کی سائنس پر پوری اترتی تھی۔ پیزا کہا کر اب اس کے بچے ہوئے ذرات انگلیوں سے چگ رہی تھی۔ جب چگی تو ادھر ادھر پھیلا رائتا یعنی ساس انگلی کی نوک سے سمیٹ کر چاٹنے لگی، اور یہ ظاہر کرنے لگی چونکہ وہ اپسٹ ہے تو ایسی بھوکوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ نہیں، وہ مجھے بعد میں یاد آیا کہ اس کی رفتار کو ایک دم سے بریک لگے کہ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، کہ تمہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن میں یہ بات گول کر رہا ہوں۔ اور یہ بات تم کیسے جانتے تھے؟ وہ غور نہیں کر سکی کہ وہ بات کو گھما چکا ہے۔ بس معلوم ہو جاتا ہے، محبت انسان کو سہما دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے۔ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا ہوں اور تم سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو کیا ہم رجسٹرڈ میرج کریں گے؟ چچا نہیں مانیں گے، فیملی کو لانا ہی پڑے گا۔ فیملی؟ لیکن پہلے تم مل لو، پھر چچا کو منا لینا۔ چچا کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے کمر سے بھی بس ایک ہی بات کہی تھی کہ لوگ شریف ہوں۔ تو تم لوگ شریف ہو نا؟ نہیں، ہمارے گھر میں 2 قاتل، 1 ڈاکو، 1 فراڈیا رہتا ہے۔ اتنی شریف فیملی چلے گی؟ کیا مطلب؟ تمہارے گھر میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے؟ کہہ کر اس نے کہا لگایا۔ لٹیرا ہے نا میں لوٹ لیا تمہارا دل۔ چورنی کو لٹیرا ہی ملنا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خوش رہتی ہو ارسلہ۔ اس کے گال کو انگلیوں کی پشت سے چھو کر اس نے محبت سے کہا، اور ہمیشہ خوش رہوں گی۔ میرا سیمسٹر ختم ہو رہا ہے، فیملی کو بلا لینا۔ پھر نہ کہنا کہ میری کہیں اور بات پکی ہو گئی۔ چچا پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہیں میرے پرپوزل کے لیے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں تمہیں ہاں دھمکی ہی دے رہی ہوں، کہہ کر اس نے کہا لگایا۔ یعنی خوشیوں کے دن مختصر ہوتے ہیں، اب حقیقت کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ وہ بے چینی سے ہنس دیا۔ خوشیوں کے دن مختصر تھے کیونکہ ٹینشن کا بھی کوئی حق بنتا تھا کہ وہ آئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ وہ آئی، یعنی بس آنے ہی والی تھی۔ ذوحان چند دنوں سے کافی بزی تھا، فون پر بات بھی کم ہو رہی تھی اور ملاقات تو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، ایک ماموں تھے اور وہ UK میں انہی کے ساتھ رہتا رہا تھا۔ انہوں نے ہی اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ ماموں مامی دونوں اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی زوہا، اور وہ اس کی اچھی دوست بھی تھی۔ اپنی دوست سے اس نے اپنی ارسلہ کی بات بھی کروا دی۔ تو تم شادی کے ماموں کے ساتھ رہو گے؟ اسے شادی کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی UK کی تھی۔ نہیں، الگ گھر میں، یہاں امریکہ میں، لیکن پہلے شادی تو ہو جائے۔ وہ منہ بنا کر کہہ رہا تھا۔ ایک تو یہ UK اور امریکہ کے جھگڑے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے۔ تو منہ بنانا موخر کرو نا، ماموں مامی کو بلا لو، آئیں اور مل لیں ہم سب سے۔ ناہن کتراتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا تم واقعی میں مامی سے مل لو گی؟ ہاں کیوں نہیں، وہ مجھے کاٹ تو نہیں کھائیں گی نا؟ وہ ہنسی، لیکن وہ نہیں ہنس سکتا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو؟ تمہارے فلیٹ میں؟
हाँ, मामी जी को बुला लिया था मैंने, 3-4 दिन हो चुके हैं उन्हें आए हुए। जोहा भी आई है। हैं? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल इंसान। पहले बता देते, मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जाती। ससुराल के नाम पर मेरे पास ये चंद रिश्ते ही तो हैं, कम से कम मुझे उनकी तो आओ भगत करने दो। अच्छा, मैं रात को आऊँगी, यहाँ से सीधा सैलून जा रही हूँ। एक तो तुमने इतना लेट बताया, मुझे शॉपिंग भी करनी है, कोई अच्छा ड्रेस भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल कंगाल भी हूँ मैं। जब से काम छोड़ा है जेब और हाथ खाली रहते हैं। मैं तो एकदम से इतनी परेशान हो गई हूँ। वो परेशान, हलकान, तबाह सब हो चुकी थी। जुहान ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा। वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं अरसला। क्या तुमने मेरी तस्वीर उन्हें दिखा दी? यानी दिखा भी दी? उसे अब ये फिक्र थी कि वो तस्वीर में कैसी लग रही थी इस चोर ने। हाँ, वो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा है, बहुत ज़्यादा। क्या वाकई में मैं उन्हें सच्ची वाली खूबसूरत लगी हूँ? झूठा वाला खूबसूरत कौन होता है जिसे झूठ मूठ कहा जाए कि तुम प्यारे हो, जबकि वो होता नहीं है। तुम उन्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यारी हो, जोहा से भी ज़्यादा। ओह अच्छा, तो मैं इतनी ही प्यारी। अच्छा, अब तो मुझे वाकई में जाने दो, चची से बात करती हूँ, वो यकीनन मुझे कुछ पैसे दे देंगी, वरना अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आध पॉकेट मार लूँगी। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, तो एक आध वॉलेट भी तो जायज़ ही हो जाएगा ना। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, और यही मोहब्बत हर जज्बे का खून कर देती है। उसने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसे ही उसके साथ चले, लेकिन वो नहीं मानी। वो तैयार होकर फूल लेकर ही वहाँ पहुँची थी। दरवाज़ा जुहान ने खोला। वो उसकी तैयारी और खुशी देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। अंदर आ जाओ, मुझे यहीं फोत हो जाओ। वो चहक कर पूछ रही थी। वो हंसा ही नहीं और चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। आ जाओ अरसला, और पुरसुकून रहो। आखिरी अल्फाज उसने ज़ेरे लब दोहराए थे। घर अच्छा है वैसे तुम्हारा। चंद दीवारें देखकर वो तारीफ कर रही थी, यानी बुरी तरह से घबराई हुई थी। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन अब प्लीज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें भी करना। तो क्या मैं बुरी बातें करूँगी? वो मासूमियत से पूछ रही थी। नहीं, लेकिन उसे लेकर वो आगे बढ़ा। ओपन किचन में एक औरत खड़ी कुकिंग कर रही थी। शायद वो बहुत सी डिशेस बना रही थी। उसका चेहरा तिमतमा रहा था। मसरूफ़ात पुरजोश थे। वो जब वो इसकी सिमत पलटी तो सब खत्म हो गया। वो उसकी माँ थी, वो माँ जिसे वो नफ़रत करती थी। उसने एक नज़र जुहान और फिर एक नज़र खुद अपने आप को देखा। तो उसे कहते हैं ज़िंदगी, ये होती है किस्मत। इंसान वहीं जाकर मरता है जहाँ से बचकर निकलता है। एक लम्हे के लिए वो सब चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर वो औरत इसकी सिमत भरी और उसे गले से लगाना चाहा। वो तब भी बुत बनकर खड़ी रही। पीछे जोहा खड़ी थी। जोहा, जिसकी तस्वीर देखकर उसने सोचा था वो उसे देखी देखी सी क्यों लग रही है। वो माँ जैसी थी ना, उसकी और अपनी माँ जैसी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ से खुद को दूर करके वो जुहान से पूछ रही थी। आवाज़ पुरसुकून थी। तुम बैठ जाओ पहले प्लीज़। वो बैठ गई, वाकई में बैठ गई। अब बताओ, बहुत इत्मीनान से पूछा। बाकी सब खड़े रहे। मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे तुमसे डर लगता था। अब नहीं लगा? कभी तो ये सब कुछ सामने आना ही था, और फिर सब खत्म हो जाना था। ऐसे तो ना कहो अरसला। वो उसके करीब आकर बैठ गया। मैं किसी भी ऐसी औरत को नहीं जानती जो माँ हो भी और नहीं भी। बाप बाद में मरा था, ये बहुत पहले मर गई थी। तुमने मुझे धोखे से इनसे मिलवाया है। तुमने ही कहा था कि चचा हमारे लिए नहीं मानेंगे जब तक फैमिली नहीं आएगी, तो मैंने इन्हें। चचा मान भी गए तो मैं नहीं मानूंगी। भूल जाओ कि तुम किसी अरसला को जानते हो। मुझे इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान से नफरत है। उसने इत्मीनान से कहा। वो उठी, फूल जो अभी तक हाथ में थे उन्हें संभाला और दरवाजे की सिमत भर गई। अपनी माँ को माफ़ कर दो अरसला। माँ बड़ी बेकरार से उसकी सिमत लपकी थी। शायद माफ़ कर दूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकूँगी। अब प्लीज़ आगे का ड्रामा मत कीजिएगा। दी एंड कर चुकी हूँ। दोबारा इस फिल्म को पीछे की तरफ मत चलाइएगा। बहुत कुछ भुगत लिया है मैंने। वो कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून थी, बड़े आराम से कह रही थी। जोहान बेबसी से उसे देख रहा था। मेरा बस इतना कसूर है कि मैं मामू का भांजा हूँ। नहीं, ये कसूर है कि तुम शायद पहले दिन से जानते थे कि मैं कौन हूँ। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था। तुमसे दूर रहा नहीं गया, तो अब रह लेना। इत्मीनान से आह भर कर कहा। वो सब उसे कैसे कैसे रोकते और समझाते रहे, लेकिन वो घर से बाहर निकल गई। जुहान ने उसे उसे ड्रॉप करना चाहा, लेकिन उसने बस एक बार संजीदगी से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे और तकलीफ़ ना दो। जो हो गया सो हो गया, वापस लौट जाओ। उसने कुछ ऐसे तकलीफ दे अंदाज में कहा था कि उसका रास्ता रोक कर खड़ा जुहान साइड पर हो गया। वो बिखर तो चुकी थी, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती थी। फूल उसने चची को लाकर दे दिए थे। ये ले, ये आपकी आपा जान ने भेजे हैं, बाकी बात उनसे फ़ोन पर सुन ले। वो हैरान अरसला को देख रही थी। कमरे में आकर इत्मीनान से उसने ज्वेलरी उतारी, ड्रेस चेंज किया, मुंह धोया, खाना खाया, कंबल लिया और सिसकने लगी। सुबह तक सिसकती रही। एक से मोहब्बत, एक से नफरत, जिंदगी ने ही मोड़ पर खड़ी थी। फ़ोन उसने बंद कर दिया था। यूनिवर्सिटी में जॉन से मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी मिन्नत की कि वो उसका पीछा न करे, लेकिन माँ ने पीछा नहीं छोड़ा। वो यूनिवर्सिटी से घर आई तो दोनों बहनें बैठी रो रही थी, एक दूसरे के आंसू पूछ रही थी। चचा के घर आने में अभी बहुत वक्त था। वो तमस्खर से हंस कर रह गई। चची, आपने कहा था आपको चचा से मोहब्बत है।
कुछ इस मोहब्बत का ही लिहाज कर लें जिस औरत से आपके शोहर को नफरत है, और नहीं तो इस औरत के गले से लगकर रोना ही बंद कर दे। रो रो कर चकची की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। देखा है अपनी बेटी को इफ़त, वो तरफ उठी थी। मैं इफ़त की नहीं, अपने बाप की बेटी हूँ सिर्फ। इफ़त कितनी मोहब्बत से उसकी तरफ भरी थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तलाक ले ली, मुझे छोड़ कर ली। वो उनसे दूर हट कर खड़ी हो चुकी थी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं माने। वो क्यों मानते? मैं उनकी भी औलाद थी। वो मुझे अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। क्यों मिलने देते? आपके पास हक ही नहीं रहा था मुझसे मिलने का। अरसला, एक अच्छी भली औरत बस एक तलाक ले लेने से बुरी औरत बुरी माँ बन जाती है क्या? सिर्फ इसलिए कि वो जिस इंसान के साथ खुश नहीं उसके साथ मजीद ना रहने का फैसला कर लेती है। इससे खुशी की अदाकारी नहीं हो रही होती, वो इस नकली ज़िंदगी से अलग हो जाती है। तो क्या ये बुरा करती है? क्या दुनिया में जो औरत तलाक लेगी वो बुरी औरत ही कहलाएगी? वो चुप हो चुकी थी। क्या कोई भी औरत घर तोड़ने के लिए घर बनाती है? क्या वो चाहती है कि इस पर तलाक का धब्बा लगे? मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं अपनी छोटी बहन के रोने और गिड़गिड़ाने पर अपना फैसला बदल बैठी। मैं ये मंगनी जो मेरे अब्बा और तुम्हारे दादा ने की थी तोड़ रही थी, लेकिन मेरी बहन नहीं मानी। उसे लगता था कि मंगनी टूटी तो वो मर जाएगी। मैंने गलती की कि मैंने कुर्बानी दी, फिर निभा नहीं पाई। तो क्या सारी ज़िंदगी सिसकती रहती? जब मैं तलाक ले रही थी तुम्हारे पापा ने वादा किया था कि मुझे अदालत नहीं जाना पड़ेगा और वो तुम्हें मुझसे मिलने देंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। क्या रोती सिर्फ तुम रही हो? मैं सुकून में रही हूँ। उसने बेजारी से अपनी माँ को देखा। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली ना, बस फिर ठीक है। अधूरी ज़िंदगी जी। तुम मुझसे अलग रही तो क्या मेरी ज़िंदगी मुकम्मल रही? आपके पास आपकी अपनी बेटी है जोहा, वो तुम्हारे बाद है। बाद में होती तो साथ ना होती। क्या तलाक याफ्ता औरत का अपनी औलाद पर कोई हक नहीं बचता? अरसला, क्यों ऐसे जालिम ना बनो। मैंने हमेशा तुम्हारा बड़े होने का इंतज़ार किया ताकि तुम बहुत सी चीज़ों को समझ सको, जान सको कि कभी कभी औरत ऐसी तकलीफ़ से गुजरती है कि वो बड़ी तकलीफ़ अलहदगी को कबूल कर लेती है। वो खुद से पहले अपनी औलाद का ही तो सोचती है और ये दुआ करती है कि इसकी औलाद उसे समझने की कोशिश करेगी। क्या ब्रोकन फैमिली सिर्फ बच्चों को मिलती है? वो औरत जो नए और पुराने घर के दरमियान फंसी रह गई वो ब्रोकन नहीं होती, वो टूट फूट नहीं जाती। क्या दूसरे शोहर और औलाद के दरमियान वो नहीं पिसती, वो नहीं कुचली जाती? क्या मेरे रोज़ो शब तुम्हें याद करते हुए नहीं गुजरे? सारे हिसाब में गड़बड़ आपने की है तो इसका हासिल जमा भी आप अपने खाते में ही रखें। सब भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। ना मिलो मुझसे, मत अपनाओ मुझे, लेकिन अपनी खुशी का गला ना घोंटो। उसने अपनी नम आंखें रगड़ी और अपने कमरे में चली गई। खुशी का गला घोंट कर मोहब्बत का दम घोट दिया था, अब और क्या बचा रह गया था। इफ़त वहाँ से गई नहीं थी, वो चचा का इंतज़ार कर रही थी। चची ने भी उन्हें नहीं रोका था। घर में दोनों बहनों की सरगोशियाँ गूंज रही थी। चची बहन को गले से लगाकर उसकी हाँ में हाँ भी मिला चुकी थी। वो इसे हिम्मत दिला रही थी कि वो अपनी बेटी की खुशियाँ लेकर ही जाए। ये उनका हक बनता है कि वो अपनी बेटी के लिए हर हद से गुजर जाए। चचा के आते ही रात भर घर में हंगामा होता रहा। लान तान का एक ऐसा तूफान उठा कि दरो दीवार हिल रहे थे। चचा बहुत गुस्से में थे। फिर वो उसके कमरे में आए और उसका हाथ पकड़कर इफ़त के सामने ले गए। तुम्हारी माँ अपने शोहर के भांजे का रिश्ता लेकर आई है तुम्हारे लिए, करोगी ये शादी? उसने माँ की तरफ देखे बगैर साफ इनकार कर दिया। नहीं, मुंह से इकरार भी किया। ये जुहान को पसंद करती है, चची ने कहा। आज वो डर नहीं रही थी। चचा ने खा जाने वाली नज़रों से चची को घूरा। कमर अपने बाप को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे पसंद नहीं करती, उसने सपाट अंदाज में सबको जिता दिया। ये झूठ बोल रही है, चची की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जहाँ चचा चाहेंगे वहीं मेरी शादी होगी, उसने इत्मीनान से कहा। फिर अपने कमरे में आ गई। चचा ने बहुत जल्दी की थी उसके लिए प्रपोजल ढूंढ लाने में। वो इसका निकाह कर रहे थे। रुखसती स्टडी के बाद थी। जुहान कई बार उससे यूनिवर्सिटी में आकर मिल चुका था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम जानते थे मैं कौन हूँ। वो चिल्ला उठी थी। फ़ौरन नहीं, लेकिन बाद में तुम्हें जान गया था। वो 2 दिन शशोपंच में रहा और फिर मामी को कॉल करके तुम्हारी एक तस्वीर मंगवाई थी। मैंने तुम्हें मामी जी के मोबाइल में देखा था। तुम्हारी चची उन्हें तुम्हारी तस्वीरें भेजती थी। मामी जी भी तुम्हारा जिक्र किया करती थी। वो तुम्हें कितना याद करती थी ये हम सब जानते हैं थे। तुम्हें पैनी बने हुए देखा तो बहुत अफसोस हुआ। मुझे समझने में देर नहीं लगी। तुम ऐसी हो नहीं बल्कि बन चुकी हो, तल हो चुकी हो तुम, शायद ब्रोकन फैमिली की वजह से। मैंने कुछ प्लान नहीं किया। बुदापेस्ट में मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता था ताकि तुम्हें मामी जी से मिलवा सकूं। मोहब्बत धोखा नहीं थी अरसला, कम से कम मेरी मोहब्बत पर शक न करो। अब मेरी जान छोड़ दो अरसला, माफ़ करना और हकीकत को कबूल करना सीखो। ये कहना आसान है क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ। बचपन में मामा की डेथ हो गई, फिर पापा की। क्या मेरे साथ ठीक हुआ? क्या हर इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में महरूमी का शिकार नहीं होता? क्या सब सुखी हैं? कि किसी भी इंसान को एक भी दुख नहीं? अगर तुमने मामी के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म न किया होता तो आज तुम इतनी तल्ख़ ना हो चुकी होती, तुम पैनी ना बन चुकी होती। तुम्हें अपनी माँ की सूरत हाल को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी अरसला।
तुम्हें इस औरत के दिल के दर्द को महसूस करने चाहिए। जोहा ने हमेशा उस बेटी के किस्से सुने हैं जो माँ की पहली औलाद थी, लेकिन माँ को पसंद नहीं करती थी। तो क्या जोहा की लाइफ में कमी नहीं रही? उसे ये शिकायत नहीं होगी कि माँ ने पहली औलाद को इतना याद किया कि उसे भूल गई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, माँ को गले से लगा लिया। अरसला, दुख सबको मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो अपना दुख भूल कर दूसरों के दुख में शरीक हो जाते हैं। तुम अपनी माँ के दुख को समझ कर उसे कम कर दो, माँ को गले से लगा लो। अगर दुनिया में कहीं औलाद नहीं मिलती तो माँ भी नहीं मिलती। मुझसे पूछो माँ की कदर। वो जवाब दिए बगैर घर आ गई। जुमे को उसका निकाह था, कमर तक उसे समझाने आया था। तुम बेवकूफ़ अरसला, जुहान को पसंद करती हो, फिर थोड़ा सा दिल भी बड़ा करो। तुम अपने ही बाप के खिलाफ बोल रहे हो। किसने कहा? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ताई जी और ताया जी अलग हो गए। ताई जी ने ताया जी को कोई धोखा नहीं दिया, वो घर से नहीं भागी थी। उनकी ताया जी से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। तो अरसला, ये सब कोई ऐसी अनहोनी बातें तो नहीं हैं किसी इंसान से नफरत की जाए। तुम चाहती थी कि तुम्हारी माँ घुट घुट कर लाइफ गुजार देती, लेकिन ताया जी के साथ ही रहती। ताया जी अच्छे इंसान थे, लेकिन मियाँ बीवी की नहीं बन सकी। बस दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन तुम अपनी माँ से अलग ना हो, उनसे अपना ताल्लुक बना लो। हम सब ने हमेशा तुम्हें ये समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। रिश्तों में अना और जिद नहीं रखते अरसला, वरना सब कुछ बिखर जाता है। हर इंसान मेरी माँ की हिमायत कर रहा है, तुम्हारी माँ भी। उसने तंज किया। यही तो तुम्हारा मसला है, तुम्हें लगता है हम उनकी हिमायत कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम तुम्हारी हिमायत कर रहे हैं। तुम एक की सज़ा किसी और को नहीं दे सकती। जुहान अच्छा लड़का है, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी है। ऐसे खुद को सजा ना दो अरसला, ऐसी सज़ाएं फिर सब कुछ बर्बाद कर देती हैं, सारी उम्र भुगतनी पड़ती हैं। सज़ा, माँ की सज़ा खुद को, मोहब्बत की सज़ा जुहान को। एक बार मैं इफ़त के सामने गई थी कि ये मंगनी ना तोड़ना, मैं मर जाऊंगी, और वो बेचारी मेरा रोना नहीं देख सकी थी। अरसला, जुमे को तुम्हारा निकाह है, ऐसा ना हो कि एक और अरसला की कहानी शुरू हो जाए। तुम निकाह को निभा ना पाओ और फिर एक और बच्ची तुम्हारी जगह ले ले। मोहब्बत में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए कि 100 बार माफ़ कर सके, 1000 बार दरगुजर कर सके। इफ़त ने तुम्हें मनाने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम्हें जुहान से मोहब्बत हुई है तो शायद तुम समझ जाओ कि मोहब्बत बेबस कर देती है, और औरत जब माँ बन जाती है फिर सारी ज़िंदगी बेबस बनी रहती है। चची बता रही थी, रो रो कर उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। हाँ, वो कैसी बेबस थी। जुहान पर कितना गुस्सा था, लेकिन वो कैसे हर रोज़ हर रात उसके दाएं बाएं आ जाता। उसकी कितनी आवाज़ें थीं जो उसके चारों तरफ गूंजती थी। कितने चक्कर लगा चुका था वो उसकी यूनिवर्सिटी के घर तक आ चुका था। कमर ने उसे अंदर बिठाया था। चचा कितना नाराज़ हुए थे और वो कमरे से ही बाहर नहीं निकली। कितना हंगामा रहा था उस रात भी, लेकिन उसे जुहान की जुर्रत पसंद आई थी। वो ना सिर्फ चचा को समझाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि अरसला को खुश रखने की हर कसम खा रहा था। जो मोहब्बत करे वो जुर्रत भी दिखाए। जुहान कहा करता था और वो ये जुर्रत दिखा रहा था, लेकिन वो बुज़दिल होती जा रही थी। वो माँ को इसलिए माफ़ नहीं कर देती कि उसे जुहान से मोहब्बत है, यानी वो इस मोहब्बत को किसी तिजारत की तरह तय कर ले। अरसला, उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी इफ़त यकटक उसके गमगीन चेहरे को देख रही थी। चचा घर पर नहीं थे और चची ने फिर से उन्हें घर के अंदर आने दिया। उसने उन्हें सर उठाकर देखा। इस बार वो फ़ौरन नहीं भड़की थी। बेड पर ही चुपचाप बैठी रही। वो उसके करीब आई और उसका हाथ मोहब्बत से थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया। जब औरत माँ बनती है तो उसका दिल औलाद में धड़कता है। मेरा दिल भी तुम में धड़कता रहा। तुम्हारी सांस मेरी सांस रही, तुम्हारी हयात ही मेरी हयात थी। तुम्हें दूर से देखकर मेरी कितनी रातें बेचैन गुजरी। मेरी आंखें नम रही, मेरा दिल आहे भरता रहा। मैंने कितनी बार तुमसे स्कूल आकर मिलने की कोशिश की। मेरी शक्ल देखने के बाद तुम बीमार हो जाती थी। तुम्हारी चची ने मेरी मिन्नत की कि मैं तुमसे दूर रहा करूं। तुम हसास हो, ये मुलाकातें तुम्हें बीमार कर रही हैं। वो चुप बैठी अपनी माँ की शिकवा किनार नज़रों से देख रही थी। इन दिनों वो साल के 12 महीने बीमार रहा करती थी। वो स्कूल के बाहर उनको देखकर पागल हो जाती, चीखती और चिल्लाती थी, और हर रोज़ उनका इंतज़ार भी किया करती थी कि वो वहाँ खड़ी होंगी। वो इस वक्त तक वहाँ खड़ी मिलेंगी जब तक वो मान नहीं जाएगी, जब तक वो उनके सीने से जाकर नहीं लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आना छोड़ दिया। इतनी सी उम्र में भी वो तमस्खुर से हंसती थी कि उसकी माँ की मोहब्बत की हिम्मत बस इतनी ही थी कि 4 दिन उसके पीछे नहीं आ सकी। बेटी को मनाने के लिए अपना पूरा जोर नहीं लगा सकी थी। मोहब्बत, क्या ये रेत पर लिखी तहरीर है कि एक लहर आए और सब मिटा दे? माँ उसका मुंह चूम रही थी, वो रो रही थी, लेकिन वो बुत बनकर चुप बैठी थी। सबसे मुश्किल ज़िंदगी वीरान दिल की ज़िंदगी होती है। चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है, शफ़क़त और कदर की कमी पूरी नहीं होती। कितनी ही देर तक माँ बातें करती रहीं और चचा के आने से पहले चली गई। वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। चची ने झांक कर देखा तो वो बार बार करवटें बदल रही थी। जोहान तुमसे बात करना चाहता है, मुझे कॉल की है उसने। एक बार बात कर लो अरसला, प्लीज़। उन्होंने बताया तो वो भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। क्या दुनिया की किसी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं कि वो माजी के तूफ़ानों का निशान मिटा सके? क्या किसी दिल में ऐसी कुव्वत नहीं कि वो किसी और के लिए धड़के और फिर वापस अपनी धड़कन पर ना आ सके?
कभी भी ना आ सके। किसी और के लिए धड़के तो दोबारा अपने लिए ना धड़क सके। बस। कमर अपना मोबाइल उसके पास रख गया था। ज़ुहान वीडियो कॉल पर था। उसने वो फ़ोन उठाकर कहीं दे मारना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ मोहब्बत का कलाम वो हिल नहीं सकी। क्या मोहब्बत की जंग में हार भी मोहब्बत की ही होगी? क्या शिकवे और शिकायतें, क्या ज़िद और अना, मोहब्बत इनका खात्मा नहीं कर सकेगी? वो बोल रहा था, वो सुन रही थी। मोबाइल सामने मेज़ पर गुलदान के सहारे खड़ा था और वो चलकर दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई थी ताकि उसे दिखाई न दे सके। वो उससे छुप जाने के तरद्दुद कर रही थी, जो आंखें बंद करने पर भी दिखाई देता था। क्या छुप जाने से, अलग हो जाने से मोहब्बत अपनी मौत आप मर जाती है? अगर ऐसा है तो ये मेरे साथ नहीं होगा। तुम अपने लिए कोई भी फैसला कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के लिए कोई फैसला नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? जो हाथ मैंने पकड़ लिया था वो छोड़ दूँ, जो वादे किए थे वो भूल जाऊँ? मोहब्बत की याददाश्त तो अनमिट होती है। तुम चाहकर भी कोई नक्श नहीं मिटा सकती। हाँ, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो भी ये मुमकिन नहीं कि अपना आप मुझसे जुदा करवा सको। मैं तुम में कैद हो चुका हूँ। अब तुम मुझसे अलग कैसे रह सकती हो? मेरा शायद कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पूरी की पूरी मेरे पास हो। कहकर वो खामोश हो गया। कितनी ही देर तक खामोश रहा। वो मोबाइल की सिमत आई। वीडियो कॉल बंद हो चुकी थी। उसका दिल भी बंद हो चुका था। वो रो रही थी। जिस वक्त कमर उसे बहाने से वॉक के लिए बाहर लेकर गया, उस वक्त भी वो अपनी आंखें पोंछ रही थी। इस वक्त भी, जिस वक्त अंधेरे से निकलकर वो सामने आकर खड़ा हो गया, और उस वक्त भी जब झुककर थोड़ी की तरफ से वो ऊपर गालों की तरफ फूंके मार रहा था, उसके आंसू उड़ा रहा था। वो इस वक्त भी आबदीदा हो रही थी, जब उसका निकाह हो रहा था, जब वो माँ के गले से लग चुकी थी, और तब भी जब वो चचा से माफ़ी मांग रही थी कि वो उसे माफ़ कर दें, कि वो नहीं कर सकी जो वो चाहते थे। वो दिल को फलांग कर अना और ज़िद में नहीं कूद सकी थी। वो उन्हें समझा नहीं सकती थी कि उसने खुद को डूबने से बचा लिया था। उसने माँ का इंतज़ार किया था कि वो उस वक्त वहाँ खड़ी रहें, जब तक वो माँ ना जाए, तब तक उसके दिल पर ज़रबे लगाती रहें, जब तक उसका सख्त दिल टूट कर फूल ना हो जाए। अना के दलदल में गिरा ये पत्थर दिल, ज़ुहान की मोहब्बत के कमल से खिला ये दिल, खुद गर्ज और गाफिल नहीं रह सका था। और वो उस वक्त वो मुस्कुरा दी जब सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसके सामने खड़ा ज़ुहान उंगलियों की पुश से उसके गाल लग रहा था। बस इतना कह रहा था, मेरा शायद कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पूरी की पूरी मुझ में हो। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।